नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ये हमारी 18th क्लास है और टीएनसी एडवांस सीरीज की हमारी ये 97th क्लास है। अभी तक के टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हमने दोस्तों ओबीजी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन, आई ईयर, जीआई ट्रैक्ट, रीनल, इंटीग्यूमेंट्री और जो न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है दोस्तों क्या कर लिया है, कंप्लीट कर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने अपनी तरफ से 100% देने की जो कोशिश की थी उसको आपने 100% ही रिसीव भी किया है और पूरे मन से आपने पढ़ा है। हमने हर एक जो भी सिस्टम है एमएसएन का या ओबीजी जो सब्जेक्ट है दोस्तों पूरा डिटेल में पढ़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ऑप्शन हमने पढ़े हों, इसके अलावा हमने पूरा उसको किस प्रकार से दोस्तों कोई डिजीज कंडीशन है, कोई भी चीज हमें दे रखी थी, कोई भी चीज हमें दी हुई है दोस्तों, हमने उसको डिटेल में पढ़ा था। मतलब हमने इस प्रकार से पूरा किया है कि जिस बच्चे ने अगर मान लो कहीं से कोचिंग नहीं भी कर रहा है और वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा उससे, क्योंकि मैंने लगभग हर चीज जो भी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है तो मैंने उसको इंक्लूड करके आप लोगों को बताया है, समझाया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं हम। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अभी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बच भी नहीं रहे हमारे साथ, सामने 50-60 क्वेश्चन है। तो आज की जो क्लास है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आईवी फ्लूइड थेरेपी के, उन सभी कॉम्प्लिकेशंस की हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। आप सबको पता है कि एग्जाम में कितने सारे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको पूछते हैं वो भाई इनफिल्ट्रेशन होता है तो क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, कैसे आप प्रिवेंट करोगे, क्या उसका मैनेजमेंट करोगे। ऐसे ही फैलबाइटिस के अंदर भी आता है, थ्रोम्बोफैलबाइटिस पूछ लेते हैं, हीमेटोमा पूछ लेते हैं, एयर एम्बोलिज्म पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमारे एग्जाम में क्या है पूछी जाती हैं। तो उन सभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी आज हम क्या करेंगे, हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों वो हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट्स आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट्स। भाई एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका जो आईवी जो इन्फ्यूजन है वो क्या हो गया है, इनफिल्ट्रेट हो गया है। पहले दे दिया शुरू में इनफिल्ट्रेट दे दिया, तो इनफिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। What does the nurse identify as the most likely cause of the infiltration? अब ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि भाई अगर मान लो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो इनफिल्ट्रेशन का क्या कोज हो सकता है, मोस्ट लाइकली, ठीक है। इनमें से इन चार जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार में से क्या इसका क्या हो सकता है दोस्तों, कोज हो सकता है किस चीज का, इनफिल्ट्रेशन का। पहला जो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वो दे रखा है एक्सेसिव हाइट ऑफ द आईवी बैग, की जो आईवी बैग जो है दोस्तों उसकी जो हाइट है उसको आपने बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, ज्यादा कर रखा है, एक्सेसिव कर रखा है, उसके कारण। सेकंड दे रखा है कि फेलियर टू सिक्योर द कैथेटर एडिक्वेटली। कैथेटर का मतलब यहाँ पर दोस्तों आईवी कैनुला से है कि जो आपने आईवी जो कैनुला लगाया है उस आईवी कैनुला को आपने सही तरह से क्या नहीं किया, टेप नहीं लगाई उसके ऊपर, सही तरह से माइक्रोपोन नहीं लगाई, सही तरह से एडेसिव टेप नहीं लगाई आपने उसमें, तो उसको सही तरह से आपने सिक्योर नहीं किया। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या करे दोस्तों, कंटामिनेशन ड्यूरिंग द कैथेटर इंसर्शन, कि आपने जब कैथेटर कैनुला लगाया, ठीक है, कैथेटर इंसर्शन किया आपने, ठीक है, तो उस दौरान आपने क्या किया दोस्तों, उसको कंटामिनेट कर दिया। मतलब कि उसको कंटामिनेशन मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो आपने इन्फेक्शन कर दिया। और फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इन्फ्यूजन ऑफ ए केमिकली इरिटेटिंग मेडिकेशन, कि जो आपने जो मेडिकेशन जो यूज की ना दोस्तों वो क्या की, एक केमिकली इरिटेटिंग मेडिकेशन का यूज किया और उसको आपने क्या किया दोस्तों, इन्फ्यूज किया। तो उसके कारण से क्या हुआ है दोस्तों, ये कंडीशन क्या हुई है देखने को मिली है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आईवी फ्लूइड थेरेपी का मतलब क्या है कि हम किसी भी पेशेंट को मान लो आईवी थेरेपी मान लो या आईवी फ्लूइड थेरेपी मान लो, आईवी थेरेपी मान लो कि हम किसी भी पेशेंट को आईवी कोई भी चीज दे रहे हैं हम, ठीक है, चाहे हम आईवी मेडिकेशंस दे रहे हैं या आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, तो उस दौरान क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो सबके बारे में क्या करते हैं हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी, कि आईवी थेरेपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी के, आईवी थेरेपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों कई सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो आईवी थेरेपी के हो सकते हैं। अभी मैं एक बार एक लिस्टेड कर देता हूं आपको, ताकि आप जब इसको रिवाइज करो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जैसे आईवी थेरेपी के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, आईवी थेरेपी के कारण इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, फैलबाइटिस हो सकता है, इन सबको मैं समझा दूंगा आपको आगे। फैलबाइटिस हो सकता है या फिर थ्रोम्बोफैलबाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोफैलबाइटिस, ठीक है,
फेल्वाइटिस या थ्रोम्बोफेल्वाइटिस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है, आपका हीमेटोमा का डेवलपमेंट हो सकता है, हीमेटोमा, तो हीमेटोमा डेवलप हो सकता है। फोर्थ जो ऑप्शन है दोस्तों, इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एयर एम्बोलिज्म के अलावा जो कैथेटर है उसका भी एम्बोलिज्म हो सकता है, अभी समझा दूंगा मैं आपको, तो अभी आप टेंशन मत करना, बस सिर्फ हम लिस्ट कर रहे हैं। तो कैथेटर जो एम्बोलिज्म है दोस्तों वो कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुछ कंडीशंस और होती हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड की कंडीशन हो सकती है, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन भी हो सकती है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही दिखाई दे। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब हम एक एक कंडीशन लेंगे और उस एक एक कंडीशन को दोस्तों बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। मैं देखो 99% कह रहा हूँ, 100% तो कोई टीचर कह ही नहीं सकता है, जो कहता है वो भी बिल्कुल गलत कह रहा है कि भाई आएगा, कोई एग्जामिनर को पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन बना ले। लेकिन मैं 99% आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया ना तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम इनको पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आप मन से पढ़ना। सबसे पहला हम पढ़ेंगे दोस्तों इनफिल्ट्रेशन, इमेज आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले अब इसको समझते हैं, फिर हम आपको इसकी इमेज के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन की। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप मान लो किसी भी पर्सन के कैनुला लगा रहे हो आप, ठीक है। ये मान लो वेन है, इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से बना देता हूं, थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये मान लो दोस्तों वेन है और इस वेन के अंदर आप क्या लगा रहे हो दोस्तों, कैनुला लगा रहे हो। अब ये कैनुला है ना, किसी भी कारण से क्या हो दोस्तों, आउट हो जाए और उसके बावजूद भी आप उसको मेडिकेशन देते रहो या फ्लूइड देते रहो, तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो दोस्तों आपने जो कैनुला लगा दिया था, सही लगा दिया था, लेकिन कैनुला वहां से क्या हो गया, डिसलॉज हो गया, ठीक है। कैनुला यहां अपनी जगह पर नहीं रहा और वहां से क्या हो गया दोस्तों, डिसलॉज हो गया। तो इस प्रकार से मैं कैनुला बना देता हूं एग्जाम्पल के रूप में। तो ये है मान लो कैनुला, ये पहले वेन के अंदर था, यहाँ वेन इसमें था, लेकिन इससे क्या हो गया दोस्तों, आउट हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसलॉज। अभी डेफिनेशन पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि आपको जब तरीके समझ में आ जाएंगे तो ये तो सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको इतनी अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो इसको, ठीक है। जो बच्चे हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं उनको भी मैं एकदम उस एनवायरमेंट के अंदर लेके जाऊंगा और वो समझूंगा। मतलब दोस्तों आप कैनुला लगा रहे थे, लेकिन वो कैनुला क्या हुआ, आपने सही तरह से उसको कुछ सिक्योर नहीं किया, या और कोई भी रीजन है, क्या रीजन है उस बारे में बात करेंगे। तो वो कैनुला क्या हो गया दोस्तों, आउट हो गया, डिसलॉज हो गया। अब डिसलॉज हो गया, उसके बाद भी मान लो आप उसको क्या दे रहे हो दोस्तों, फ्लूइड दे रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो। मैं मेडिकेशन को ग्रीन कलर से बना देता हूँ। तो ये मेडिकेशन दोस्तों वेन में तो जाएगी नहीं, वेन में न जाकर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो ये रीजन हो सकता है। या इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों कि जो कैनुला है ना वो आपने सही लगा दिया, लेकिन वो लगने के बाद में उसने जो वॉल जो है ना, उस वॉल को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ये जो वॉल है, जो वेन की जो वॉल है दोस्तों, उस वॉल को क्या कर दिया, इसने क्रॉस कर दिया, मतलब इसको परफोरेट कर दिया। तो अब ये इससे आउट हो गया, तो इससे आउट, तो ये भी आउट, ये बाहर चला गया, मतलब वेन को परफोरेट करके बाहर निकल गया। तो उसके कारण से भी आईवी मेडिकेशन क्या होगी दोस्तों, वेन में न जाकर बाहर जाएगी। तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण एक और हो सकता है दोस्तों, एक कारण क्या हो सकता है कि जो वेन है ना वो आगे से उस वेन के अंदर क्या हो रहा हो दोस्तों, क्लोट का फॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर जो वेन है दोस्तों उसके अंदर क्या हो रहा हो, स्पाज्म हो रखा हो, मतलब बंद हो रखी है, वो वेनोस्पाज्म हो रखा हो। अब वेनोस्पाज्म होगा या दोस्तों क्लोट होगा, तो उसके कारण से क्या होगा, जो मेडिकेशन से वो आगे नहीं जाएगी, तो उसका क्या होगा दोस्तों, बैक फ्लो होगा। अब यहाँ पर ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगी, मेडिकेशन से फ्लूइड होगा ना, तो वो यहाँ से क्या होगी दोस्तों, बाहर निकलने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर के कारण जैसे ये जो भी मेडिकेशन है या फिर जो भी फ्लूइड है दोस्तों, वो कहाँ आएगा, बाहर आने लग जाएगा। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब इनफिल्ट्रेशन में हर चीज में क्या हो रहा है दोस्तों, सीपेज हो रहा है, मतलब कि कोई भी चीज बाहर निकल रही है, कहां से, जहां जानी चाहिए थी वेन में, वेन में नहीं जा रही, वेन से कहां जा रही है दोस्तों, बाहर जा रही है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, सीपेज के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीपेज हो रहा है किसका, आईवी फ्लूइड का या फिर मेडिकेशंस का, किससे, वेन से। कहां जा रहा है, वेन के चारों तरफ पाए जाने वाली जो भी क्या है दोस्तों, टिश्यूज है, सराउंडिंग जो टिश्यूज है उनके अंदर जा रहा है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन कोई रटने की चीज है ही नहीं, ठीक है। सीपेज की जगह वो लीकेज भी लिख सकता है। तो सीपेज ऑफ द
सीपेज ऑफ द आईवी फ्लूइड और मेडिकेशन, सीपेज ऑफ द आईवी फ्लूइड और मेडिकेशन से कहां से, वेन से बाहर, तो आउट ऑफ द वेन, आउट ऑफ द वेन किसके अंदर, आसपास के टिश्यूज में, तो इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज, इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज, इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज। तो दोस्तों जो आईवी फ्लूइड है या मेडिकेशंस जो है वो वेन में न जाके उसके आसपास के जो टिश्यूज है दोस्तों वहां पर पहुंच जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई रीजन तो मैंने आपको करवा दिए, अब ध्यान से देखो। पहला दोस्तों क्या है कि जो भी आपने कैनुला या जो कैथेटर जो लगाया है दोस्तों वो क्या हो जाए, वहां अपनी जगह से हट जाए, डिसलॉज हो जाए, या फिर वो क्रॉस कर जाए किसको, जो वॉल है, किसकी वॉल को दोस्तों, जो आपकी वेन की वॉल है, ठीक है, तो परफोरेट कर जाए, परफोरेट वॉल ऑफ द वेन, वॉल ऑफ वेन। दूसरा रीजन ये हो गया, तो परफोरेट कर जाए दोस्तों वॉल ऑफ द वेन। और तीसरा क्या हो जाए दोस्तों, क्लॉट या फिर वेनोस्पाज्म। तो इसके तीन मेन कारण होते हैं इन्फिल्ट्रेशन के। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, क्या तो कैनुला क्या हो जाएगा, डिसलॉज होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, जो वॉल, जो वेन की जो वॉल है, जो दीवार है, उसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, परफोरेट हो जाएगा। और थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लॉट या फिर वेनोस्पाज्म। वैसे तो दो है ये, लेकिन एक जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि पीछे की साइड क्या करते हैं दोस्तों, ये बैक प्रेशर कोज करते हैं, ये क्या कोज करते हैं, बैक प्रेशर कोज करते हैं, बैक प्रेशर। इसलिए एक मैकेनिज्म है तो एक ही लिख लो इनको, तो क्लॉट और वेनोस्पाज्म। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, आपका इनफिल्ट्रेशन होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन क्या है, सीपेज ऑफ द आईवी फ्लूइड या मेडिकेशन, जो आईवी फ्लूइड है, जो मेडिकेशन से दोस्तों उसका क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रही है, उसका सीपेज हो रहा है, वेन से बाहर हो रही है और आसपास के टिश्यूज में आ रही है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और आपको समझाने की कोई इसमें जरूरत है। अब क्वेश्चन है ना, डेफिनेशन से आजकल कम बनते हैं, क्योंकि आप बच्चों, आपको पता है कि नोट सेट का एग्जाम अब उस लेवल का तो रहा नहीं, थोड़ा सा लेवल भी टफ हो गया है। तो पहले तो जो क्वेश्चन था दोस्तों बिल्कुल सिंपल बन जाता था, कि भाई क्वेश्चन के अंदर वो सिंपल वो पूछा था भाई व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन। अब आजकल जो क्वेश्चंस जो आते हैं, क्या तो वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से आते हैं या फिर उससे किससे आते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट से आते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस प्रकार से आपको याद कराऊं, आप उसी प्रकार से इसको क्या रखना, याद रखना दोस्तों। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद करने के लिए आप ध्यान रखना, बार बार पढ़ोगे भूलोगे, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको ट्रिक याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों। बिना ट्रिक के याद करोगे भूल जाओगे। तो आपकी दीवार है, उसके सामने जहां पे टेबल है, आपके टेबल के पास लगा लो उसको, बार बार उस ट्रिक को दिन में 2-3 बार देखोगे, एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो दोस्तों, तेजी से अंदर जाओ। तो अंदर मतलब इन जाओ अंदर तेजी से, इनफिल्ट्रेशन करो तेजी से। तेजी का मतलब होता है पेस्ट, तेजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेस्ट होता है, PACED, PACED। ये क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है। पेस्ट मतलब तेजी। तो तेजी से अंदर जाना है। तेजी से अंदर याद क्यों रखना है, क्योंकि अंदर आपको इनफिल्ट्रेशन की तो ट्रिक को देखो याद करना है ना, तो भाई ये जरूर होना चाहिए कि आपके फॉर्मूले के अंदर, आपके ट्रिक के अंदर जिस चीज की ट्रिक है ना, वो जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो आप ये भूल जाओगे यार पेस्ट थी तो सही, किसकी थी ये नहीं समझ में आ रहा, फिर क्या फायदा। तो इसलिए आपको ये जरूर याद होना चाहिए। तो इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन मतलब इन, अंदर जाओ, तेजी से जाओ, तेजी मतलब पेस्ट, तो पेस्ट से जाओ इन, ठीक है, या इन हो किसी से, पेस्ट से, अंदर जाओ पेस्ट से, तेज से। तो PACED से आपको याद रखना है। देखो A मतलब स्मॉल है, तो स्मॉल का मतलब इसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए हम यूज करें। तो P और A को हम क्या लिखेंगे, साथ लिखेंगे। इसके बाद में दोस्तों C, फिर E, और फिर क्या हो गया दोस्तों आपका D। ठीक है, अब देखो सबसे पहला PA, तो PA से क्या बन सकता है, देखो PA से 2 ही लेटर बनते हैं। सोंडर्स के अंदर तो सिर्फ पेन लिख रखा है, उन्होंने पेन लिख रखा है, लेकिन पेल नहीं लिख रखा, लेकिन मॉस्बी के अंदर पेल लिख रखा है। अब पढ़ा रहा हूं तो आपको मैं पूरा ही पढ़ा देता हूं ना, तो ध्यान रखना दोनों चीजें। अच्छी बात यह है कि दोनों PA से स्टार्ट होती हैं। तो पेन भी है दोस्तों और पेल भी है। कलर क्या हो जाता है, पेल कलर हो जाता है, क्योंकि वो कलर जो है ना, वो फ्लूइड के कारण डिसकलरेशन हो रहा है वहां पे। हमारा जो नॉर्मल जो स्किन कलर है दोस्तों, वो कलर नहीं रह पाएगा वहां पे। क्यों, क्योंकि वहां पर फ्लूइड आ गया, लेकिन वहां ब्लड नहीं आया। अगर ब्लड आता वहां पे, पूरा ब्लड ही कलेक्ट होता ना कंप्लीट रूप से दोस्तों, तो वो जो कलर है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता। लेकिन इनफिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि कलेक्शन किसका हो रहा है, आईवी मेडिकेशंस का हो रहा है या फ्लूइड का हो रहा है। तो वो जो कलर है दोस्तों वो फ्लूइड का आएगा, न कि वो कलर किसका आएगा, ब्लड का आएगा। हिमेटोमा में के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो कलर जो आता है ना, वो किसका आता है, ब्लड का आता है, और ब्लड का कलर रेड होता है, इसलिए यहां पर कलर रेड नहीं होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप बार बार इस चीज को भूल जाते हो, लेकिन इस चीज को आपको याद रखना है कि कलर यहां पर क्या आएगा दोस्तों, पेल आएगा, इसलिए पेल कलर होगा।
ठीक है। इसके बाद में सी। अब आप एक बात बताओ, जो आप जो मेडिकेशन दे रहे हो वो मेडिकेशन के गर्म है, आप उसको क्या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे दोगे या फिर वो कलेक्ट होगी तो वो ठंडी होगी वहां पे। तो इसके कारण जो मेडिकेशन के कारण जो टेम्परेचर जो रहेगा दोस्तों कूल रहेगा, तो इसको वार्म मत याद रख लेना, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर क्या याद रखोगे आप दोस्तों, कूल याद रखोगे यहाँ पे, तो कूलनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस है, सराउंडिंग जो टिश्यूज है, मतलब वहां पर सेल है, सेल के बीच में क्या स्पेस है, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस है अगर दोस्तों, तो सिंपल सी बात आप ये समझ लो भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एडिमा के नाम से जानते हैं। तो एडिमा भी डेवलप होगी, एडिमा भी डेवलप होगी। अब दोस्तों देखो वेन है ना, वेन के अंदर आप मेडिकेशन दोगे तो उसका जो फ्लो है ना वो फास्ट रहेगा, क्योंकि भाई वेन है, ब्लड का भी प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर क्या करता है, उस मेडिकेशन को आगे लेके जाता है। लेकिन सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर अगर आप मेडिकेशन क्या कर रहे हो दोस्तों, इंजेक्ट कर रहे हो, तो क्या वो इतनी स्पीड से जा पाएगी कि आप ये बता दो आप मुझे, नहीं। तो अब मेडिकेशन मान लो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगी तो सही, आप फ्लूइड भी जाएगा तो सही, लेकिन जो इसको फ्लो है ना वो इतना नहीं रह पाएगा जितना आप चाहते हो। तो जो फ्लो है ना दोस्तों वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज्ड फ्लो, ठीक है, डिक्रीज्ड फ्लो या डिक्रीज्ड फ्लो रेट, जो फ्लो रेट है दोस्तों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसके बस यही है, ये याद कर लिया तो बहुत है आपके लिए, और इतने अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल से माइंड लगाओ कि भाई मेडिकेशन जा रही है, कलर पेन तो हो गई, ठीक है दोस्तों, इरिटेट करेगी, मेडिकेशन हमेशा क्या करती है, इरिटेट करती है, इरिटेट करेगी तो पेन होगा। नॉर्मल जो कलर है वो वहां पर नहीं रहेगा, मेडिकेशन के कारण कलर बॉडी का चेंज होगा, तो वहां पर जो स्किन का जो कलर है दोस्तों वो वहां पर क्या दिखाई देगा, आपको पेल दिखाई देगा। मेडिकेशन का जो टेम्परेचर है वो इतना वार्म होता नहीं है, तो वो कैसे रहेगा दोस्तों, कूल रहेगा। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होगा तो एडिमा होगा, और जो मेडिकेशन जो वेन में जा ही नहीं रही है तो इतना तो है नहीं कि वहां पर फ्लो ज्यादा तेजी से जाएगा भाई, तो जो फ्लो है दोस्तों वो कम रहेगा, तो इंटरस्टिशियल जो फ्लो जो रेट है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। इसी प्रकार से याद रखना इसको आप, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं ये चीज, इसको आप भूल मत जाना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों इसके प्रिवेंशन, कि भाई सबसे पहले डेवलपमेंट तो छोड़ो, बाद की बात है, सबसे पहले तो हम कोशिश करना है कि ये चीज हो ही नहीं, डेवलप ही नहीं हो। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिवेंशन, कि भाई प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या करोगे। भाई प्रिवेंशन में क्या करोगे दोस्तों, खुद सोचो आप। भाई प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि कैनुला आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन के अंदर ट्रिक क्या है, बस सिंपल सी बात है कि जो कैनुला है ना, कैनुला शुड नॉट बी आउट या डिसलॉज्ड, कैनुला शुड नॉट बी डिसलॉज। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में लिख लेना कि कैनुला आउट नहीं होना चाहिए, ये ट्रिक है। भाई ट्रिक क्या, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये कि भाई कैनुला आउट होगा तो डिसलॉज होगा, डिसलॉज होगा तो जो भी फ्लूइड है दोस्तों वो जो वेन की जगह वो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। अब आउट नहीं होने के क्या क्या चीजें कर सकते हो आप सोचो दोस्तों कि आप कैनुला अगर ज्वाइंट पे लगा रहे हो, मान लो इस जगह पे लगा रहे हो आप, ठीक है, तो मूवमेंट होगा तो दोस्तों कैनुला के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो क्या होगा दोस्तों, वहां से अपनी जगह से क्या होगा, आउट होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आप कोशिश करो इनफिल्ट्रेशन को अगर आपको रोकना है कि तो जो कैनुला आप जहां पर लगाओ वो फ्लेक्शन के एरिया पे नहीं लगाओ। तो पहला लिख लो, डोंट इंट्रोड्यूस कैनुला, डोंट इंट्रोड्यूस, आईवी लाइन भी लिख सकते हो, कैनुला लिख सकते हो, कैथेटर लिख सकते हो, ड्यूस डोंट इंट्रोड्यूस कैनुला लिख लो, चलो आप आईवी कैनुला ही लिख लो। वैसे एग्जाम में कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, आईवी लाइन लिखा हुआ सकता है, आईवी कैनुला लिखा हुआ सकता है, ठीक है, आईवी कैथेटर लिखा हुआ सकता है, आईवी कैनुला ओवर फ्लेक्शन साइट, फ्लेक्शन साइड पे मत लगाना, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, चांस हो जाएंगे। दूसरा, आपने कैनुला लगा दिया, मान लो सही से टेप नहीं लगाई, उसको सही तरह से सिक्योर नहीं किया, एडिसिव जब टेप नहीं रहेगी तो कैनुला क्या होगा, आगे पीछे होगा तो बाहर आएगा, क्योंकि जिस वेन में से वो इंसर्ट हुआ है मान लो उस वेन से क्या आएगा दोस्तों, बाहर आएगा तो मान लो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया तो सराउंडिंग टिश्यूज तक पहुंच जाएगा, और सराउंडिंग टिश्यूज तक पहुंचेगा तो वो क्या कोज करेगा दोस्तों, आपको इन्फिल्ट्रेशन कोज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप हमेशा कैनुला को अच्छी तरह से, कैनुला को भी साथ में अगर आप ट्यूबिंग लगा रखे तो उस ट्यूबिंग को भी आप क्या करोगे, लगाते टाइम जिस दौरान क्या करोगे, उसको क्या करोगे दोस्तों, आप सिक्योर करोगे, ठीक है। तो बस सिंपल से लिख लो, सिक्योर कैनुला, सिक्योर कैनुला एंड आईवी ट्यूबिंग एप्रोप्रिएटली, आईवी ट्यूबिंग एप्रोप्रिएटली, उसको अच्छे से लगाओ बिल्कुल, ठीक है, कि आउट ही नहीं हो, आउट होगा तो बस सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात दोस्तों, मान लो बच्चे हैं, उनको आपको साइड नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही,
तो अब आपके तो गड़बड़ हो गई ना, जगह नहीं मिल रही। तो अगर आपको ऐसी जगह लगा भी रहे हो अगर, तो उन बच्चों के अंदर ज्यादातर एडल्ट में तो कम यूज करते हैं, लेकिन एडल्ट में अगर जैसे मान लो जो ज्यादा हाइपर एक्टिव है, ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, कैनुला को सिक्योर होना तो जरूरी है ना। तो उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या करते हो दोस्तों, देखो यहां पर तो क्या है कि ये फोरआर्म जो है ना, इसलिए हम इसको प्रेफर्ड साइड कहते हैं। यहाँ पर तो नेचुरल आपको क्या मिलता है, स्प्लिंट मिलता है या आर्म बोर्ड मिलता है, बट मान लो यहाँ पर कैनुला लगाया हुआ है तो यहाँ पर मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हम बच्चों के अंदर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, उन्होंने आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कैनुला उसको सिक्योर करने के लिए हम एक वो लेते हैं, आर्म बोर्ड लेते हैं, या फिर हम क्या लेते हैं, स्प्लिंट लगा देते हैं, ताकि वो क्या है, वो मूवमेंट हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो भाई मूवमेंट को रोकने के लिए, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो कैनुला का, अगर वो मान लो फ्लेक्शन के पॉइंट पे है, आपको मिली नीरी वेन में वहीं लगाया है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, यूज ऑफ करोगे आर्म बोर्ड या स्प्लिंट का। तो थर्ड लिख लो, यूज ऑफ आर्म बोर्ड एंड स्प्लिंट। ठीक है, इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इनफिल्ट्रेशन को रोक सकते हो। दूसरी दोस्तों आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि भाई फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो आपको बार बार ये क्या करता रहना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा आईवी साइट को, कि कहीं जो फ्लो है दोस्तों वो क्या नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो गया या डिक्रीज तो नहीं हो गया है। ठीक है, क्योंकि हो गया तो शो करेगा ना इनफिल्ट्रेशन को, तो ज्यादा इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा इससे। तो फिर मॉनिटर द आईवी साइट, मॉनिटर द आईवी साइट फॉर, मॉनिटर द आईवी साइट फॉर स्टॉपेज, और मतलब बंद भी हो सकता है, और डिक्रीज्ड फ्लो, कि जो फ्लो है ना दोस्तों वो क्या नहीं हो, स्टॉप नहीं हो और क्या नहीं हो, डिक्रीज नहीं हो, तो वो भी आपको क्या करना जरूरी है आपको। ठीक है, अब आपको देखो क्या होगा, नेक्स्ट चीज आपको मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कैनुला जो है ना वो इनफिल्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए ना, तो इसको भी लिख लो। ये भी मैं, ये सिम्टम में से आप पढ़ सकते हो, अभी मैं बता दूंगा। चलो इसको इमेज को पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये ट्रिक है कि भाई आपको कोई पूछ ले कि भाई किस प्रकार से आप करोगे, किस प्रकार से आप जो ये असेस करोगे कि भाई जो कैनुला है ना कहीं वो इनफिल्ट्रेट तो नहीं हो गया है, तो इनफिल्ट्रेशन तो नहीं हो गया आईवी लाइन, तो उसको किस प्रकार से असेस कर सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, सिम्टम्स तो यूज करेंगे वो तो चलो ठीक है, असेसमेंट ऑफ द इनफिल्ट्रेशन। लेकिन आपको मान लो सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे और आप चाह रहे हो कि भाई इनफिल्ट्रेशन को क्या करो दोस्तों, आप असेस करो। अब आप क्या काम करोगे दोस्तों, जहां पर मान लो कि जो वेन है ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में यहां पर वेन है, ठीक है, आपने इस प्रकार से क्या लगा दिया दोस्तों, कैनुला लगा दिया, यहां पर आपने कैनुला लगा दिया, तो जो वेन जा रही है ना उससे जस्ट आगे उसको आप बंद करो। सिंपल सी बात है कि अगर कैनुला वेन में होगा और उससे जस्ट पास में आप उसको वेन को बंद करोगे तो क्या होगा भाई, फ्लो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना दोस्तों, कैनुला लगा हुआ है, मान लो कि जो कैनुला है वो मैंने इस प्रकार से लगा दिया, एक मिनट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा हो, तो इस प्रकार से मैंने कैनुला लगा दिया, तो ये कैनुला लग गया। अब ये वेन है, मैं इसको बंद कर दूंगा, मान लो वेन को मैं वहां से बंद करूंगा, तो क्या फ्लो आगे जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो मतलब कि भाई वेन के अंदर है, अगर वो बंद हो गया तो, लेकिन मान लो वेन में है ही नहीं और आप वेन को बंद करोगे, जब वेन के अंदर है ही नहीं और आप वहां पर क्या कर रहे हो दोस्तों, बंद कर रहे हो, तो बंद करने के बाद भी फ्लो क्या होगा, बना रहेगा, चाहे वो कम रहे, चाहे रेट डिक्रीज रहेगी, वो मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन वो बंद नहीं होगा क्योंकि वेन में तो वो है ही नहीं भाई। आप वेन को दबा रहे हो, वेन को दबाने से तो वेन का जो फ्लो है वो बंद होगा, लेकिन इनफिल्ट्रेशन में तो कैनुला वेन में है ही नहीं, ठीक है, उसका सीपेज हो रहा है, तो उसको बंद भी कर दोगे ना दोस्तों तो भी क्या होगा, फ्लो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो इनफिल्ट्रेशन को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल से मान लो क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन सीधा सा ये बनेगा कि आप किस प्रकार से असेस कर सकते हो कि भाई इनफिल्ट्रेशन हो गया। तो आप ओक्यूल्ड करोगे वेन को प्रोक्सिमल टू द आईवी साइट, आईवी साइट जो बिल्कुल पास है दोस्तों, उस जगह से आप क्या कर दोगे, उसको ओक्यूल्ड कर दोगे। तो ओक्यूल्ड द वेन, ओक्यूल्ड डी आएगा, डायरेक्ट ई नहीं आएगा, ओक्यूल्ड द वेन, ओक्यूल्ड द वेन proximal to the IV site। अगर आपने ओक्यूल्ड कर दिया तो जो क्या होना चाहिए दोस्तों भाई, स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, फ्लो शुड बी स्टॉप, फ्लो शुड, दो चीजें होंगी, चलो दोनों इसी प्रकार से लिखा देता हूं, दो चीजें होंगी, नॉर्मल या एबनॉर्मल। या तो जो फ्लो है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फ्लो स्टॉप हो गया मतलब कि कैनुला किस में है, वेन में है, और वेन में है तो कोई इनफिल्ट्रेशन नहीं है, नो इनफिल्ट्रेशन, नो इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूं दोस्तों, आप सोच रहे हो टाइम थोड़ा सा लगेगा हमारा, लेकिन आप उसको बिल्कुल हॉस्पिटल में हो ना, ये समझो कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, और उस प्रकार से आप उसको मैं समझाऊंगा आपको हर एक चीज को। नेक्स्ट चीज क्या होगी दोस्तों, कि मान लो कि
आपने उसको ओक्यूल्ड कर दिया, उसके बाद में फ्लो क्या हो रहा है दोस्तों, कंटिन्यू हो रहा है। चीज स्लो हो, स्लो तो हमने सिम्टम में पढ़ाई है ना, लेकिन कंटिन्यू हो रहा है फ्लो, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है ना दोस्तों, तो ये इस चीज को शो करेगा कि उस पर्सन को क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। इस चीज को शो करता है दोस्तों कि उस पर्सन को क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये इनफिल्ट्रेशन को क्या करता है, शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैमरे में क्या प्रॉब्लम हो रही है आज, हिल जाता है, ठीक है। अब हम वापस से देखते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट देखते हैं। अब मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि मैनेजमेंट में क्या करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनफिल्ट्रेशन तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख रहे होगे कि हर चीज इंपॉर्टेंट आ रही है यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर देखो, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या करोगे, अरे भाई अगर मान लो अब वो कैनुला से तो है नहीं कि आप उसको कोशिश करोगे कि भाई वो आईवी उसमें चले जाए, आईवी वेन के अंदर चला जाए। आप नीडल तो बाहर निकाल ही लेते हो, कैनुला लगाते हो, तो वापस तो जाने वाला है नहीं। अब वापस नहीं जाएगा तो जितनी ज्यादा देर तक लगा रहेगा उतना ही फ्लो बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप रिमूव करोगे आईवी लाइन को, ठीक है। आईवी जो डिवाइस है उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। रिमूव द आईवी लाइन, रिमूव द, पहला एक्शन ये होगा, ध्यान रखना, रिमूव द आईवी लाइन इमीडिएटली। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई पहले आप ड्रिप सेट को बंद करोगे या आईवी लाइन को हटाओगे, तो मेरे अनुसार तो है ना, पहले ड्रिप को बंद करेंगे, क्योंकि आप कैनुला को हटाओगे, मान लो उसको कुछ भी टाइम लग रहा है, लेकिन उस दौरान भी क्या होगा दोस्तों, फ्लो जाता रहेगा। तो अगर मान लो कि आईवी सेट चल रहा है ना, तो उस आईवी सेट को आप पहले क्या करोगे दोस्तों, बंद करोगे, ताकि वो जो फ्लो है वो तो बंद हो जाए ना। वो बंद हो गया, उसके बाद में आप कैनुला को क्या करोगे दोस्तों, आउट करोगे। लेकिन ऐसा हमारे बुक्स में नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल रूप से अगर सोचें तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्लो को बंद कर देंगे और फिर उसके बाद कैनुला को जबकि हम हटा देंगे। तो रिमूव द आईवी लाइन इमीडिएटली हमारा क्या होगा, पहला एक्शन होगा, ताकि और ज्यादा मेडिकेशन और फ्लूइड है दोस्तों वो नहीं जाए। उसके बाद में एडिमा की कंडीशन में हम क्या करते हैं हमेशा, भाई एडिमा है तो आप क्या काम करोगे, एलिवेट करोगे एक्सट्रीमिटी को, तो एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, दूसरा एक्शन एलिवेट द एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी को क्या कर दोगे दोस्तों, आप एलिवेट कर दोगे। उसके बाद में दोस्तों आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई द कंप्रेस, अप्लाई कंप्रेस, ठीक है। जो कंप्रेस की अगर जरूरत है तो वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। वो वार्म भी हो सकती है और क्या हो सकती है, कूल भी हो सकती है। लेकिन ये जो चीज करते हैं ना ये हम एससीपी के ऑर्डर पे करते हैं, मेडिकेशन के अकॉर्डिंग होती है। एक्चुअली में कुछ मेडिकेशन के अंदर वार्म कंप्रेस की जरूरत पड़ती है और कुछ में कूल कंप्रेस की जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन हम वार्म और कूल कंप्रेस करते हैं, बट इसका जो ऑर्डर है हमें किससे लेना पड़ता है दोस्तों, एससीपी से लेना पड़ता है, ठीक है। चौथी चीज, आप हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हो, जैसे कैनुला माला आउट हुआ और इनफिल्ट्रेशन हो गया, आप उसको हटाओगे, हटाकर पेशेंट के टेंडर को इसको जल्द जोर जोर से रब करो। तो ध्यान रखना, हमेशा ही ध्यान रखना, रब नहीं करना होता है कभी भी, डोंट रब, रब मत करना, ठीक है। रब नहीं करना चाहिए वहां पे, रब नहीं करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। हम रब नहीं कर सकते वहां पे। तो ये आपका सिंपल सा था जो मैंने आपको समझा दिया। जहां जहां से क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों वो भी हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, फेल्बाइटिस सीक्वेंस। चलो एक बार इस इमेज को दिखा देता हूं आपको। ये इमेज देखिए आप, इस इमेज के अंदर क्या हो रखा है दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन हो रखा है। इस पर्सन को क्या हो रखा है, इनफिल्ट्रेशन। देखो यहां पर क्या रखी है, एक तो एडिमा, एडिमा रखी है। कलर भी क्या हो रखा है दोस्तों, पेल हो रखा है, ठीक है। अब कई चीजें तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते ना, एक तो पेन है, वो इस इमेज में देखे तो मैं बता नहीं सकता कि भाई इसको पेन हो रहा है, लेकिन देखो अब ऐसी कंडीशन है तो पेन तो हो गई। तो पेल भी होता है, साथ में इसको क्या होता है दोस्तों, पेन भी होता है, ठीक है। कहीं आप सोचोगे सर अब यहाँ पर ये बताओ आप कि इसके अंदर इस पेशेंट को क्या हो रहा है, कि वो हो रहा है क्या, इसमें पेन हो रहा है, तो पेन तो इमेज में देखे तो हम नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा कूलनेस भी हम नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ लिख देता हूं मैं कि आपको याद रहे, सिर्फ उसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, कूलनेस। और एडिमा आपको यहाँ पे दिखी रही है, और फ्लो रेट भी यहाँ पर कैनुला चल नहीं रहा है, उसने हटा दिया उसको, तो हम फ्लो रेट भी नहीं बता सकते कि वो डिक्रीज हो गया है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि पेन, पेल, एडिमा, कूलनेस और डिक्रीज फ्लो रेट। मुझे इतनी बार मैंने रिवाइज कर रहा हूं, तो मैं कोई ऐसे तो है नहीं दोस्तों कि कोई मुझे मजा आता है कि भाई मैं क्लास को लंबी करना चाहता हूं। मैं इतनी बार रिवाइज इसलिए करता हूं कि आप बार बार सुनो ना, तो पूरे मन से सुनो और आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि सर ने भाई ऐसे ऐसे, देखो यहां पर भी बताया, ट्रिक से भी बता दिया, कंसेप्ट भी बता दिया, तो अब तो आपको चीज क्या हो जानी चाहिए दोस्तों, क्लियर हो ही जानी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फेल्बाइटिस।
सेकंड देख रहे हैं फेल्बाइटिस। शायद फेल्बाइटिस तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेल्बाइटिस, फेल्बाइटिस तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन है। वेन का इन्फ्लामेशन होने क्या कहलाता है? फेल्बाइटिस कहलाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, वेन का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है दोस्तों? फेल्बाइटिस कहलाता है। तो ये तो मुझे लगता नहीं कि कोई छोटे मोटे कोई एग्जाम हो दोस्तों उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या फिर दो चार ऐसे क्वेश्चंस होते भी हैं, कोई कितना भी टफ एग्जाम हो, लेकिन कम चांसेस रहते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस आने के, भाई बिल्कुल ही क्या आ जाए, सिंपल ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब फेल्बाइटिस के कई सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों, कोजेज। पहला हो सकता है मैकेनिकल कोज। मैकेनिकल कोज का मतलब क्या? कोई भी इंजरी हो रखी हो, मान लो कि वेन है वो कट गई हो, ठीक है, उसके कारण से क्या हुई हो दोस्तों, इंजरी हुई हो, तो मैकेनिकल कोज आ गया। दूसरा हो सकता है दोस्तों एक केमिकल कोज हो सकता है। केमिकल का मतलब कि जो आपने जो मेडिकेशन जो यूज की ना, वो उसने इरिटेट किया, उस इरिटेट होने के कारण क्या हुआ दोस्तों, उस पर्सन को इन्फ्लामेशन हो गया। तो केमिकल मतलब मेडिकेशन से रिलेटेड है ये। मेडिकेशन के कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, आपका फेल्बाइटिस हो सकता है। तीसरा दोस्तों कि वहां पर इंफेक्शन ही हो जाए, लोकल इंफेक्शन। तो इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स के कारण क्या होगा, उस पर्सन को इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो तीन कोज हो गई, मैकेनिकल, केमिकल, और तीसरा क्या होगा दोस्तों आपका लोकल इंफेक्शन। दीज आर द कोजेज। अब एक है दोस्तों थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। वो चौथा जो कोज है ना, वही इसका वो बनता है। चौथा जो कोज होता है वो होता है दोस्तों क्लोट। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, थ्रोम्बो मतलब क्या होता है? थ्रोम्बस। तो अगर थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के कारण अगर वेन का इन्फ्लामेशन होता है ना, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली में थ्रोम्बोफेल्बाइटिस इज अ टाइप ऑफ फेल्बाइटिस। ठीक है, फेल्बाइटिस का एक क्या है, ये टाइप होता है। लेकिन फिर भी मान लो डेफिनेशन ऐसे आए, तो ऐसे नहीं है कि आप मान लो डेफिनेशन आए कि व्हाट इज थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, और आप सिंपल एक आपको पहला जो ऑप्शन मिले वो मिले इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, और आप उसको सही करके आ जाओ। और दूसरा जो सेकंड जो ऑप्शन उसमें दे रखा होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन ड्यू टू थ्रोम्बस और क्लोट फॉर्मेशन, तो वो आंसर क्या होगा? बेटर होगा। आप ये मत कह देना सर इसका कोज है तो पहला तो वही होगा ना। तो मोस्ट स्पेसिफिक आंसर ढूंढते हैं हम हमेशा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ देखो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस इज, इफ द सिंपल लिख लो चलो, इफ the inflammation of the vein is due to, if the inflammation of the vein is due to थ्रोम्बस और क्लोट। थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं लेकिन मैंने बोल दिया तो सुन लो आप, थ्रोम्बस और क्लोट। थ्रोम्बस और क्लोट के फॉर्मेशन के कारण अगर दोस्तों ये हो रहा है ना, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इज ड्यू टू थ्रोम्बस और क्लोट फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। इसे हम किस नाम जानेंगे? थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, सिम्टम्स लगभग लगभग सेम ही आते हैं, इतना अंतर होता नहीं है। तो होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा, थोड़ा सा अंतर होता है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फेल्बाइटिस का। फेल्बाइटिस, भाई फेल्बाइटिस के अंदर क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं? बस सिंपल देखो, इतना ज्यादा टफ मत करो, सिंपल बात है, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन को जो साइन है ना दोस्तों, वो आपको क्या करने हैं, इसमें याद रखने हैं। बस इन्फ्लामेशन के क्या क्या साइन आते हैं वही आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो एक तो फेल्बाइटिस क्या होगा दोस्तों, हीट, उसको वार्म लगेगा। ठीक है, हम जानते हैं इन्फ्लामेशन के अंदर वार्म होता है। इसके अलावा जो कलर है ना दोस्तों, वो भी थोड़ा सा क्या होता है, रेड कलर हो जाता है, तो रेडनेस आप इन्फ्लामेशन में पढ़ते ही हो ना। और एक क्या देखने को मिलती है दोस्तों, टेंडरनेस देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलती है? टेंडरनेस। लेकिन यहां पर है ना, सिर्फ वेन का इन्फ्लेमेशन है, टिश्यू से ज्यादा रिलेटेड नहीं हुआ है ये, तो ज्यादातर इसमें एक स्वेलिंग देखने को नहीं मिलती है ज्यादातर। ठीक है, जो हैंड है, हैंड के अंदर अगर कैनुला लगा रखा है तो आपको अंदर ज्यादा वहां पर क्या नहीं देखने को मिलती है दोस्तों, स्वेलिंग देखने को नहीं मिलती है। तो मेन इन तीन चीजों को ध्यान रखना आप। एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलेगा, एक रेडनेस देखने को मिलेगा, और एक आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, टेंडरनेस देखने को मिलेगा। देखो क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तो हीट देखने को मिलेगी, H फॉर हीट देखने को मिलेगी। ठीक है, एक L है, L फॉर लाल देखने को मिलेगा। L फॉर क्या देखने को मिलेगा, लाल, लाल मतलब रेडनेस। H फॉर हीट देखने को मिलेगी, और T फॉर क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, आपको इतना याद करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आप ट्रिक से भी याद करना चाहो तो T फॉर क्या हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगा, L फॉर लाल, लाल फॉर रेडनेस हो जाएगा, और H फॉर क्या हो जाएगा, हीटनेस। फेल्बाइटिस के अंदर ये चीजें में लिखी हुई हैं तो वो दिख जाएगा। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस जो है ना, उसमें आपको ज्यादा इतना याद करने की जरूरत है नहीं, बस एक चीज याद रखना मेन तो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस के अंदर, और बाकी सब तो चीजें देखने को मिलती हैं, तीनों चीजें तो देखने को मिलेंगी। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस
थ्रोम्बोफेल्विटिस। थ्रोम्बोफेल्विटिस में ये तीनों तो देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। साथ में जो वेन जो होती है ना वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। वेन क्या हो जाती है दोस्तों, हार्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं कोड लाइक वेन, हार्ड एंड कोड लाइक वेन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, सिंपल सिंपल, कि हार्ड एंड कोड लाइक वेन इज सीन इन, हार्ड एंड कोड लाइक वेन। बस देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, सिंपल सी एक सेंटेंस है और उस एक सेंटेंस से क्वेश्चन बन रहा है कि हार्ड एंड कोड लाइक जो वेन है ना दोस्तों वो किस में देखने को मिलती है। तो हार्ड एंड कोड लाइक जो वेन है दोस्तों वो आपको किस में देखने को मिलती है, थ्रोम्बोफेल्विटिस में। साथ में ये तीनों सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, साथ में फेल्वाइटिस, साथ में फेल्वाइटिस के साइंस। तो फेल्वाइटिस के जो साइन है दोस्तों वो तो आपको देखने को मिले ही मिलेंगे, और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हार्ड एंड कोड लाइक वेन, ये जरूर ध्यान रखेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि हम हर में पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों इसका कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन भाई इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप, वेन के इन्फेक्शन को, ठीक है। लोकल इन्फेक्शन नहीं है, एक इन्फेक्शन होता है एक फेल्वाइटिस, तो फेल्वाइटिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेन। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों कि अगर दोस्तों छोटी वेन है और उसमें आप ज्यादा बड़ा कैनुला लगा रहे हो ना, तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो वेन है ना उसका क्या होने लग जाता है दोस्तों, इरिटेशन होता है, और उस इरिटेशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो आप क्या करोगे, जो भी आईवी कैनुला यूज करोगे ना वो वेन से क्या यूज करो, स्मॉलर यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या यूज करोगे दोस्तों आप, स्मॉलर आईवी कैनुला, स्मॉलर आईवी कैनुला, स्मॉलर आईवी कैनुला देन वेन। मतलब वेन ऐसे नहीं कि जितनी वेन है उसी साइज का आपने ले लिया, बड़ा तो चलो क्या लोगे, लेकिन जैसे वेन जितनी साइज दिख रही है उतना ही आपने कैनुला लगा दिया। हमेशा कोशिश करो कि जितनी वेन की साइज दिख रही है उससे छोटा हो कैनुला, ताकि इरिटेशन नहीं करे वो, और उसके कारण क्या नहीं हो दोस्तों, इन्फ्लेमेशन नहीं हो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आप क्या कोशिश करो दोस्तों, देखो दोनों जो कंसेप्ट है ना दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। एक में तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, स्मॉलर आईवी कैनुला यूज करना है। दूसरा दोस्तों, जब आपको कोई ऐसी मेडिकेशन देनी हो जो क्या हो, इरिटेटिंग हो, अगर आप मान लो दोस्तों कैसे दे रहे हो, इरिटेटिंग मेडिकेशन दे रहे हो ना, तो उसके अंदर आप कोशिश करो कि जो कैनुला है ना वो स्मॉलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैनुला क्या नहीं होना चाहिए, स्मॉलर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड यूजिंग स्मॉलर कैनुला, क्योंकि स्मॉलर जो कैनुला है दोस्तों वो क्या करवाएगा, और ज्यादा इरिटेट करेगा। तो मेडिकेशन अगर इरिटेटिंग है तो, लेकिन उसमें भी वेन तो देखनी है, ऐसे नहीं है कि छोटी वेन उसमें बड़ा लगा रहे हो, ठीक है, वो नहीं, वो तो वो कंसेप्ट तो रहेगा, ये वाला साथ में तो रहेगा कि भाई आप जो वेन है उसको ढूंढो उससे छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर ये कह रहा है कि भाई वेन ही बड़ी ढूंढो ना, बड़ी वेन में बड़ा कैनुला लगाओ, ये कहना चाह रहा है ये। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इरिटेटिंग मेडिकेशन दे रहे हो, आप बिल्कुल आपने क्या ले लिया दोस्तों, छोटा सा कैनुला ले लिया। तो वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। थर्ड क्या है दोस्तों कि भाई आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी है ना वहां पर आप कैनुला नहीं लगाओ। तो अवॉइड यूजिंग, क्यों अभी बताऊंगा, अवॉइड यूजिंग कैनुला इन लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। ये कोशिश करो कि भाई लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर कैनुला नहीं लगाओ, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर जब कैनुला लगाते हैं ना तो लोअर एक्सट्रीमिटी में क्लॉट होने के, फॉर्मेशन होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। फ्लो भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो साइड जो होती है डिस्टल होती है, तो उसके कारण जो मेडिकेशन है वो ज्यादा क्या कर सकती है, रेट कर सकती है। क्लॉट का फॉर्मेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो थ्रोम्बोफेल्वाइटिस के जो चांसेस है दोस्तों वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कैनुला यहां पर भी जो फ्लेक्शन वाली जो साइड है ना दोस्तों उस जगह पे कैनुला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या कोज करेगा, इरिटेशन कोज करेगा, और वहां पर क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो फोर्थ जो है दोस्तों वो लिख लो, चलो यही लिख लो, फोर्थ लिख लो कि अवॉइड कैनुला एट ए फ्लेक्शन साइट, तो ये दोनों चीजें है ना दोनों के अंदर आ रही हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना। ये इनफिल्ट्रेशन के अंदर भी आ रही है, और यहां पर किसके अंदर आ रही है दोस्तों, आपके फेल्वाइटिस एंड थ्रोम्बोफेल्वाइटिस के अंदर भी आ रही है कि आपको कैनुला को क्या करना है, अवॉइड करना है फ्लेक्शन साइड। तो ऐसे याद रह जाएगा ना, एक चीज दोनों में कॉमन है, तो वो चीज आपको क्या रहेगी दोस्तों, आपको दिमाग में रहेगी, आप भूलोगे नहीं उस चीज को जल्दी से, ठीक है। तो वो आपके फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा और क्या करोगे भाई, वही चीज, और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और देखते हैं और क्या हो सकता है दोस्तों। भाई अब कैनुला को आपने बाहर किया, इरिटेट किया, सही तरह से नहीं लगा, आस पास के टिश्यूज में जमा होगा, तो आस पास के जो वेन है दोस्तों उनको भी क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेशन कोज करेगा, ठीक है। या फिर जो वॉल है वहां पर मेडिकेशन ज्यादा जाएगी तो उसको इरिटेट करेगा। तो क्या करोगे आप, सिक्योर करोगे। तो सिक्योर अच्छी तरह से करोगे तो सिक्योर विद टेप, वहां भी था ये, यहां भी आएगा,
तो टेप के साथ में अच्छे से क्या करोगे दोस्तों आप, और स्प्लिंट का यूज करोगे। तो अब सिंपल सी बात ये देखो, कैनुला अगर आउट होता है तो उस कंडीशन के अंदर भी इसके चांसेस के होते हैं, रहते हैं। तो क्या करोगे, यूज करोगे आप वही, किसका यूज करते थे हम, स्प्लिंट और आर्म बोर्ड का। तो यूज स्प्लिंट एंड आर्म बोर्ड, आर्म बोर्ड का भी क्या करोगे दोस्तों, यूज करोगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलबाइटिस होने का एक रीजन क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा रीजन होता है ये, कि आप कैनुला है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खिंचता जा रहा है। आप सोचते हो कि कौन दूसरा कैनुला लगाएगा, कौन परेशान होगा, छोड़ो ना, डेट और चेंज कर देते हैं कुछ महानुभाव तो, क्योंकि हॉस्पिटल है वो पॉलिसी बना देता है कि भाई कैनुला की जो साइट है, वेनिपंक्चर जो साइट है वो, कल ही बताया था, बताओ, वेनिपंक्चर साइट, वेनिपंक्चर जो साइट है वो 72 टू 96 आवर के अंदर आपको चेंज कर देनी चाहिए। 3 से 4 दिन के अंदर कैनुला चेंज कर देना चाहिए दोस्तों, दूसरी जगह पे कैनुला लगा देना चाहिए। अब मानो वो क्या करते हैं कि उसमें डेट डालनी पड़ती है कैनुला के ऊपर, ठीक है, अच्छी जगह पे तो सब डालते हैं, देखो छोटे हॉस्पिटल में चलो नहीं डालते, डालते हैं कि भाई आपने इंट्रोड्यूस कब किया था कैनुला, कब लगाया था। तो मानो वो क्या करते हैं उस डेट को चेंज करके आ जाते हैं कि भाई 3 तारीख को लगा था, अब 7 तारीख हो गई तो डेट चेंज कर देंगे, 7 को लग गया ये। तो ऐसा काम मत करना। तो आपको जो वेनिपंक्चर जो साइट है दोस्तों, उसको भी आप क्या करते रहोगे, आप चेंज करना है आपको, ठीक है, तो चेंज करना है इसको भी, चेंज, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट दोस्तों हम इसका देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, सबसे पहली बात वही, जो आईवी डिवाइस है अगर वो लगा हुआ है तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव द आईवी डिवाइस, आईवी डिवाइस, आईवी कैनुला, आईवी कैथेटर, ध्यान रखना कुछ भी दे सकता है वो ऑप्शन में आपको। तो रिमूव करोगे आप आईवी डिवाइस को। अब दोस्तों मान लो कि फेल्वाइटिस हुआ है लेकिन फ्लूइड तो देना जरूरी है, मेडिकेशन तो देना जरूरी है, तो इसको हम रीस्टार्ट करेंगे इन ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी। तो रीस्टार्ट इन ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी, ऑपोजिट जो एक्सट्रीमिटी है दोस्तों उसमें हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे भाई, डॉक्टर को बताएंगे। तो एससीपी को क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। एससीपी को नोटिफाई कर दिया, एससीपी में क्या बताएगा, वही वार्म और कूल कंप्रेस बताएगा, वार्म और कूल कंप्रेस अगर हमें करने की जरूरत है तो वार्म और जो कूल कंप्रेस है दोस्तों हम वो कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपको, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, मैनेजमेंट हो गया। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, सेम उसी की तरह है। वहां भी हमें आईवी डिवाइस को क्या कहते हैं, रिमूव कर रहे थे, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था दोस्तों, जो एक्सट्रीमिटी है उसको हमने क्या किया था, एलिवेट किया था, क्योंकि वहां पर मेन चीज क्या थी, एडिमा ज्यादा मेन थी वहां पे, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर एडिमा इतनी मेन नहीं है, क्योंकि हीट है, टेंडरनेस है और रेडनेस है, ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों, वो आता है आपका एयर एम्बोलिज्म। तो नेक्स्ट आता है आपका एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म देखते हैं। एयर एम्बोलिज्म का मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो एयर है ना वो वेन के अंदर क्या कर गई, एंटर कर गई, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, एयर एम्बोलिज्म। क्योंकि हम आईवी लाइन के पढ़ रहे हैं, इंट्रावेनस के पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं वेन बोल रहा हूँ यहाँ पे, कहीं आपको सर आर्टरी में भी तो जा सकती है, तो हम आईवी लाइन के कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो मैं वेन ही लिखूंगा यहाँ। तो जो एयर है, एयर की कुछ अमाउंट है, तो बोलस ऑफ एयर एंटर्स इनटू वेन, और वो एयर एंटर करेगी तो वो क्या करेगी दोस्तों, रुकावट पैदा करेगी, ठीक है। तो उसे क्या, किस नाम जानेंगे हम, एयर एम्बोलिज्म के नाम से जानेंगे। क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई, आईवी लाइन जो आती है ना, ठीक है, आईवी सेट बोलते हो जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर जो बोतल के अंदर लगाते हो, जिससे पेशेंट के पास कैनुला में जाती है सिंपल वे में, उसके अंदर तो एयर होती है। तो रूल क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो कि भाई आप फ्लूइड के अंदर इसको कनेक्ट करते हो और उस लाइन को क्या करते हो, प्राइम करते हो। प्राइम का मतलब जो फ्लूइड है ना, एक बार उसको लास्ट की टिप तक लेके आते हो, ताकि जो एयर अंदर की एयर वो क्या हो जाए दोस्तों, रिमूव हो जाए। लेकिन आपने इसको क्या नहीं किया दोस्तों, प्राइम नहीं किया। अब प्राइम नहीं करोगे तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, एयर अंदर एंटर कर जाएगी, एयर अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म होगा। तो आपको वो इसका क्या हो गया, एक रीजन हो गया। तो एक रीजन क्या हो गया, पहला इनएडिक्वेट प्राइम्ड आईवी लाइन, इनएडिक्वेट प्राइम्ड आईवी लाइन, कि जो आईवी लाइन है उसको आपने क्या नहीं किया दोस्तों, प्राइम नहीं किया। सेकंड क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, ट्यूबिंग चेंज के दौरान, इसके दौरान ट्यूबिंग चेंज के दौरान आपने क्या किया, ट्यूब चेंज की, उसमें फ्लूइड खत्म हो चुका था। देखो अगर फ्लूइड पूरी तरह से खत्म हो जाए ना,
अगर मान लो आईवी जो सेट है उसके अंदर भी फ्लूइड नहीं रहे और वो खत्म हो जाए, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम इसे दोबारा से प्राइम करते हैं। लेकिन मान लो आपने उसको दोबारा से प्राइम नहीं किया, ट्यूब चेंज की, बोतल को हटाया, वापस लगाया, आईवी सेट को वापस लगाया, उस आईवी सेट के अंदर क्या आई हुई है, पहले से एयर आई हुई है, स्टार्ट कर दिया, क्या खोज करेगा, एयर एम्बोलिज्म चेंज खोज करेगा। तो जो ट्यूबिंग चेंज है ना दोस्तों, उसके कारण भी क्या हो सकता है, एयर क्या कर सकती है दोस्तों, अंदर जा सकती है। ठीक है, ट्यूबिंग चेंज के कारण भी जा सकती है। या फिर क्या हो सकता है, ये वैसे तो इतना बड़ा खोज है नहीं, लेकिन मान लो दे रखा है तो याद रखना कि जो आईवी लाइन को जब रिमूव करते हैं ना, उस दौरान भी अंदर क्या कर सकती है दोस्तों, एयर एंटर कर सकती है। मतलब आपने आईवी हटाया, उस दौरान क्या कर सकती है, एयर एंटर कर सकती है। लेकिन आजकल ऐसे वॉल पाए जाते हैं कैनुला में अंदर, ऐसा होता नहीं है, बट आपको एग्जाम में मान लो ऑप्शन मिलेगा तो आपको फिर करना पड़ेगा, तो वहां पर तो आप ये नहीं लिख के आओगे कि आजकल नहीं होता, ये नहीं होता। तो रिमूवल ऑफ आईवी, जब आप आईवी को क्या करोगे दोस्तों, रिमूव करोगे, तो रिमूवल ऑफ आईवी। या फिर क्या हो सकता है, एक और हो सकता है, लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन। ठीक है, जब आपने आईवी सेट को जब कैनुला से कनेक्ट किया ना, तो उसको सही तरह से कनेक्ट नहीं किया, वो कनेक्शन क्या था, लूज था, तो उसके कारण ब्लड तो बाहर आएगा, साथ में एयर के भी अंदर जाने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दोनों वैसे कम इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों जरूर ध्यान रखना आप, ये दोनों जरूर याद रखना कि भाई आप सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर ध्यान रखना, इनएडिक्वेट प्राइम्ड आईवी लाइन, और सेकंड ट्यूबिंग चेंज के दौरान भी क्या हो सकता है दोस्तों, ये चीज देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है दोस्तों, एम्बोलिज्म जब होगा ना, तो सिंपल सी बात है कि ब्लड सप्लाई पे क्या पड़ेगी, प्रॉब्लम पड़ेगी। अब ब्लड सप्लाई के ऊपर प्रॉब्लम पड़ेगी, ठीक है, या फिर उसके कारण क्या होगा दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों, उसके अंदर भी एम्बुलेंस होगा। तो वो सब चीजें रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिस्टम क्या करेगा, कार्डियक जो सिम्टम्स दोस्तों वो क्या करेगा, कोज करेगा। तो आपको याद रखना है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, CATCH, कैच। कैच को आपने क्या कर दिया दोस्तों, ड्रॉप कर दिया। कैच को एयर में कैच थी, कैच कहां थी दोस्तों, एयर में थी, और एयर में कैच, एयर में होती है भाई, हवा में तो होती है कैच, उस कैच को आपने क्या कर दिया दोस्तों, ड्रॉप कर दिया। अब उसको आपने अगर ड्रॉप कर दिया एयर में, तो एयर एम्बोलिज्म हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। एयर में, हवा में थी और उसको आपने ड्रॉप कर दिया, तो किसको, कैच को कर दिया, तो वो ड्रॉप हो गई। ठीक है, पहले इसकी मैं दूसरी ट्रिक बना रहा था, वो भी मैं बताऊंगा। C4 क्या होगा दोस्तों, भाई जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगी तो क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिल सकता है, साइनोसिस देखने को मिल सकता है। यहां तक कि दोस्तों क्लाइंट के अंदर चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है, साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है, या फिर चेस्ट पेन भी क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। A4 कुछ नहीं है, A4 एयर एम्बोलिज्म। अगर मान लो फिर भी आप ट्रिक भूल जाओ तो याद रख लेना कि A4 क्या होता है दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म होता है। फिर T4 क्या होगा दोस्तों, हार्ट है, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। कंपनसेट करने के लिए हार्ट क्या करेगा दोस्तों, अपनी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, C यहाँ पर चेस्ट पेन, यहाँ लिख लो, चलो उसको आप, मैंने वहां भी लिखा दिया, एक C और दे रखा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और H4 दोस्तों क्या होगा, फिर एयर एम्बोलिज्म होगा, तो जो ब्लड है वो रुक जाएगा, ब्लड हार्ट तक नहीं जाएगा, तो हार्ट आगे सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा। और इसके अलावा एक क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, डिजनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, डिजनिया देखने को मिलेगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एयर एम्बोलिज्म। मुझे लगता है कि आपको याद हो। पहले मैं इसकी ट्रिक क्या बना रहा था पता है, ऐसे बना रहा था मैं, TACHY, टैकीकार्डिया, क्योंकि टैकीकार्डिया तो इसमें होता ही है, तो इसमें T4 टैकीकार्डिया होता ही है, A4 एयर एम्बोलिज्म होता ही है, C4 साइनोसिस और चेस्ट पेन होता ही है, H4 हाइपोटेंशन होता ही है, H4 हाइपोटेंशन इसके अंदर होता ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर, यहाँ D ले रहा था मैं, यहाँ पर ले रहा था ये वाला D, बट इससे अच्छी ट्रिक ये है, कैच ड्रॉप, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर भी आप भूल भी जाओ तो तभी याद रख लेना, TACHY, टैकी वाले में टैक तो आते ही है इसके अंदर, TACH तो इसके अंदर आते ही है, और साथ में एक D और आता है बस। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी आपको याद हो गया। हमने दो चीजों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्लिनिकल तीन चीजों के देखे हैं, तीनों की हमने ट्रिक से इसको क्या किया दोस्तों, किया है। तो पहले वाले में हमने क्या किया था दोस्तों, तेजी से हमने अंदर गए थे, तो पेस्ट इन हुए थे हम। ठीक है, सेकंड वाला है, उसके अंदर तो वैसे भी आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इनफिल्ट्रेशन जो वर्ड है उन्हीं के अंदर क्या दे रखे होते हैं, वो सिम्टम दिए हुए होते हैं। और यहां पर आपका कैच है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रिवेंशन। किसी भी चीज को प्रिवेंशन आप सीधा मैनेजमेंट पढ़ लेते हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज प्रिवेंशन है ना भाई। प्रिवेंशन कर दोगे तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। प्रिवेंशन क्या होंगे भाई, कोज जहां पर हुआ था वही क्या होंगे दोस्तों, प्रिवेंशन होंगे।
भाई कभी भी आप आईवी फ्लूइड को चेक कर रहे हो दोस्तों, तो उस जो आईवी ट्यूबिंग उसको असेस करो, कहीं उसमें बबल्स तो नहीं है। तो असेस द आईवी ट्यूब फॉर एयर बबल और एयर बबल्स, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों कि जब भी आप ट्यूबिंग को यूज कर रहे हो तो उसको प्राइम करोगे, ठीक है, यूज करने से पहले। तो बिफोर प्राइम द ट्यूबिंग बिफोर यूजिंग, प्राइम ट्यूबिंग बिफोर यूजिंग, यूज करने से पहले आप क्या करोगे, उसको प्राइम करोगे। प्राइम मतलब समझ गए ना, आईवी फ्लूइड को चला देते हो जो भी है, तो वो वहां टिप तक आ जाती है, एक दो ड्रॉप नीचे गिरती है, तब उससे पता लग जाता है कि भाई जो एयर है वो क्या हो गई है, बाहर चली गई है। तीसरी चीज, आप आलसी हो के आप कहोगे भाई मैं तो एयर को रिमूव नहीं कर सकता, प्राइम नहीं करना चाहता, तो दोस्तों कभी भी जब आईवी फ्लूइड है ना बिल्कुल खत्म होने लगे ना, एम्प्टी होने लगे, उससे पहले आप क्या कर दो, आईवी फ्लूइड को चेंज कर दो। थोड़ा सा बचे ना उसके अंदर, जब भी आप चेंज कर दो तो वो जो आईवी ट्यूबिंग उसके अंदर क्या नहीं आएगी दोस्तों, एयर नहीं आएगी, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। जैसे मान लो ये है आपका आईवी बैग लगा हुआ है और ये यहाँ पर आपकी आईवी लाइन लगी हुई है, आईवी लाइन। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसमें ड्रिप सेट लगा होता है, ये ड्रिप है, इस प्रकार समझो। अब क्या होता है कि जैसे ये मान लो थोड़ा सा फ्लूइड बच रहा है ना, तो यहाँ पर एयर नहीं आती है, क्योंकि इसमें फ्लूइड है, फ्लूइड एयर नहीं है, तो हम इसको चेंज करके दूसरा लगा देते हैं तो एयर नहीं आती है। लेकिन ये अगर बिल्कुल एम्प्टी हो गया ना, तो इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, एयर एंटर कर जाती है, फिर हमें हटाना ही पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आप जैसे आईवी फ्लूइड चेंज करो तो जस्ट एम्प्टी होने से पहले उसको क्या करो दोस्तों, रिप्लेस कर दो। तो लिख लो नेक्स्ट, ये लिख लो, चलो एक ही लाइन में हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें लिख लो रिमूव आईवी फ्लूइड, रिमूव आईवी फ्लूइड बिफोर द आईवी बैग या आईवी बोतल इज एम्प्टी, बिफोर आईवी बैग या आईवी बोतल भी लिखा हो सकता है, बाय बैग इज एम्प्टी, उसको खाली होने से पहले ही आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके आता है मैनेजमेंट, थोड़ा सा अलग है इसका मैनेजमेंट अभी तक जो आपने पढ़ रहे हो उसे। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या करोगे आप दोस्तों कि एयर और आगे नहीं जाए तो ट्यूबिंग को क्या करोगे, मोड़ोगे, क्लैंप करोगे इसको या बंद करोगे। तो क्लैंप द ट्यूबिंग, तो पहला काम क्या करोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये स्टार लगा लो। एयर एम्बोलिज्म का जो मैनेजमेंट आता है उससे क्या आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी एयर गई है ना वो दोस्तों लंग्स के अंदर एंटर नहीं करे, और राइट जो एट्रियम उसी में अंदर हम क्या करें, वहीं तक हम उसको रोक दें, उसमें ट्रैप कर लें उसको हम, ठीक है, राइट एट्रियम में ट्रैप करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो क्लाइंट है ना उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड टर्न करते हैं, और जो उसका जो हेड का जो बेड का जो हेड है ना उसको क्या करते हैं, हम नीचे करते हैं। तो ये पोजीशन पूछ लेते हैं भाई एयर एम्बोलिज्म के अंदर आप कौन सी पोजीशन दोगे। तो पहला काम तो ध्यान रखना क्लैंप ही है, और दूसरा पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार लगा लेना कि भाई कौन सी पोजीशन देते हैं। तो टर्न द क्लाइंट, टर्न द क्लाइंट ऑन लेफ्ट साइड, जो क्लाइंट है उसको लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे दोस्तों, टर्न करेंगे, विद हेड ऑफ द बेड इज लोवर्ड, ठीक है, एंड हेड ऑफ द बेड इज, हेड ऑफ द बेड इज लोवर्ड। इसे हम किस नाम से जानते हैं, जो अगर हेड ऑफ द बेड को हम लोअर करते हैं तो इसे हम ट्रेंडलाइनबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो इसलिए मैं ये लिखा रहा हूं कि कई बार है ना इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं देते हो। सिंपल सा बस ये दे देंगे आपको कि कौन सी पोजीशन देते हैं एयर एम्बोलिज्म की मैनेजमेंट में। तो ये ध्यान रख लेना कि एयर एम्बोलिज्म की मैनेजमेंट में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, ट्रेंडलाइनबर्ग पोजीशन देते हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो ये जो पोजीशन है दोस्तों वो भी आपको क्या रखो, याद रखो। क्यों रखते हैं, क्योंकि हम उसको क्या करना चाहते हैं, एयर को ट्रैप करना चाहते हैं, किसमें, राइट एट्रियम में। अगर कोच पूछे तो टू ट्रैप द एयर इन राइट एट्रियम, ठीक है। चलो लिख लो ये भी, टू ट्रैप द एयर, टू ट्रैप द एयर इन राइट एट्रियम। जो एयर है दोस्तों उसको हम राइट एट्रियम में क्या करना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं, इसलिए हम ये यूज करते हैं। अब ये तो आपने कर लिया, ये तो फास्ट करना पड़ेगा आपको, डॉक्टर को बताने से पहले भी दोस्तों ये काम आपको क्या करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर को बताओगे या नहीं बताओगे ये बताओ आप। तो डॉक्टर को बताना जरूरी है, डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, एससीपी को क्या करोगे, नोटिफाई करोगे। तो नेक्स्ट चीज क्या करोगे, थर्ड, नोटिफाई द एससीपी। भाई एससीपी को आपने क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया, बस नोटिफाई द एससीपी, बस ये याद रख लो आप, तो बहुत है इसका।
ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आता है ना दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक है। आप सोचोगे कि यार ये क्या चीज, ऐसी चीज भी होती है कि हाँ होती है ये भी। ये है आपका कैथेटर एम्बोलिज्म। कैथेटर एम्बोलिज्म, कैथेटर देखो एयर एम्बोलिज्म तो एयर गई, अब कैथेटर एम्बोलिज्म मतलब कैथेटर गया, अब कैथेटर मतलब कैनुला गया। अब कैनुला कैसे जाएगा बताओ आप मुझे। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कैनुला जो है ना दोस्तों वो उसमें से अगर हम नीडल को आउट कर लेते हैं तो उसमें क्या बचती है, प्लास्टिक बचती है। और वो जो प्लास्टिक है ना उसका कोई पार्ट टूट जाए मान लो लगाते टाइम या फिर हटाते हुए समय, तो वो क्या होगा, उसके कारण वो अंदर रह जाएगा। तो वो क्या कोज करेगा, एम्बोलिज्म कोज करेगा। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैथेटर एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो किसके द्वारा, ब्रेकेज ऑफ कैथेटर टिप। कैथेटर की जो टिप है ना दोस्तों वो ब्रेक हो जाती है। आपके साथ कभी ऐसा हो गया ना तो हाथ पैर फूल जाएंगे आपके। ब्रेकेज द, फिर आप क्या बताओगे, क्या आंसर दोगे, तो क्या ब्रेकेज ऑफ लिखो, ब्रेकेज ऑफ कैथेटर टिप, ब्रेकेज ऑफ कैथेटर टिप। जो कैथेटर की जो टिप है दोस्तों क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। कब होती है, क्या तो आप आईवी लाइन को लगा रहे हो या हटा रहे हो उसी दौरान होती है, मेनली तो उसी दौरान होगी दोस्तों। तो कब होगा, ड्यूरिंग आईवी लाइन इंसर्शन और रिमूवल, आईवी लाइन इंसर्शन एंड रिमूवल। इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे भाई, मतलब हो जाता है यार, ये हम क्या करेंगे इसमें, हर चीज में थोड़ी करेंगे। ठीक है, फिर ये क्या कोज करेगा दोस्तों, एम्बोलिज्म कोज करेगा। तो ये कोज करेगा एम्बोलिज्म। और इस प्रकार के एम्बोलिज्म को हम किस नाम से जानते हैं, कैथेटर एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैथेटर एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकता है, कैथेटर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि दोस्तों ये भाई कैथेटर एम्बोलिज्म होगा तो आप करोगे क्या, सॉरी क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। तो ये लिख लो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्या आप डॉक्टर को जरूर बताओगे ना, तो भाई आप एससीपी को बताओगे। आप सोच रहे हो सर ये क्या लिखा रहे हो आप, एससीपी क्यों लिखा रहे हो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैं समझाऊंगा। तो आप एससीपी को बताओगे दोस्तों, तो एससीपी को वहां लाना जरूरी है, नहीं तो आप गए काम से। कैथेटर अगर टूट गया तो डॉक्टर को वहां पर लाना क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो एससीपी को लाओ वहां, ठीक है, एससीपी को लाओ वहां, तभी आपका काम चलेगा। अगर आपने एससीपी को नहीं लाया, डॉक्टर को नहीं लाया, तो दोस्तों फिर आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो एससीपी को लाना जरूरी है। वही है दोस्तों, कोई भी चीज अगर ऑब्स्ट्रक्शन कोज करती है ना तो फ्लो वहां नहीं जाएगा, वेन के द्वारा आगे नहीं जाएगा, तो राइट एट्रियम में फ्लो नहीं आएगा, आगे नहीं पहुंचेगा। तो जो जो बीपी है दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि देखो राइट एट्रियम में नहीं आया तो इससे किस में नहीं आएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, लंग्स तक नहीं पहुंचेगा तो वो जो लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, रोटा में नहीं जाएगा, रोटा से जो जा रहा है वही तो बीपी बना रहा है ब्लड, तो बीपी क्या होगा, डाउन होगा। तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ये लो हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक जहां पर जिस वेन में लगा हुआ है ना दोस्तों वहां पर भी पेन होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो पेन अलोंग द वेन, पेन अलोंग द वेन, ये और देखने को मिलता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना, पेन। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखो कैथेटर एम्बोलिज्म के कारण कंप्लीट रूप से तो चलो मान लो ब्लड सप्लाई रुके नहीं रुके, लेकिन थोड़ी बहुत तो रुकती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो पेरिफेरल जो एरिया होते हैं ना, जो नेल बेड है वहां तक की ब्लड सप्लाई थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बीपी भी गिरा है। तो उस जगह पे क्या देखने को मिलती है, साइनोसिस देखने को मिलती है। तो साइनोसिस ऑफ द नेल बेड, साइनोसिस ऑफ द नेल बेड। ठीक है, तो नेल बेड है दोस्तों, उसकी क्या देखने को मिलती है, साइनोसिस देखने को मिलती है। अब इसके बाद में हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो हार्ट रेट है दोस्तों, लाओ वहां है ना, पहले एल लिख लो, चलो एल और डब्ल्यू, चलो पहले डब्ल्यू लिखा देता हूं। तो हार्ट रेट जो है ऐसे लिख लो, हार्ट रेट क्या होगी, एक डब्ल्यू पर क्या बनता है, बड़े एक ही तो बनता है, तो वीक होगी। और इसके अलावा पल्स क्या हो जाएगी दोस्तों, रैपिड हो जाएगी। तो वीक एंड रैपिड, वीक एंड रैपिड पल्स, पल्स कमजोर भी होगी, साथ में क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी। एल फोर क्या बनता है भाई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट जो है बीपी कम होने के कारण, पल्स रेट बढ़ने के कारण, सबके कारण क्या हो सकता है, कॉन्शियसनेस को क्या कर सकता है दोस्तों, लॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें देखने को मिलेंगे। तो H4 हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, C4 साइनोसिस ऑफ नेल बेड देखने को मिलेगा, P4 पेन अलोंग द वेन देखने को मिलेगा, और L4 क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और W4 वीक एंड रैपिड पल्स। ठीक है, ट्रिक याद रख लेना।
अंदर आओगे तो पेस्ट से आओगे, इन क्या होगा दोस्तों, पेस्ट होगा। तो वो ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है। एयर को एयर में कैच कर लो तो कैच करो, ड्रॉप एयर में कैच क्या होगी, ड्रॉप एयर एम्बोलिज्म की, वो हो ही गई दोस्तों आपकी। इनफिल्ट्रेशन की उसके अंदर दे ही रखी है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और यहाँ पर आपकी जो ट्रिक है दोस्तों वो आई गई। तो एससीपी को लाओगे अगर कैथेटर टूट गया तो, कैनुला टूट गया तो, ठीक है, कैनुला क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो एससीपी को वहां पे लाना जरूरी है। एससीपी को लाओगे तभी काम चलेगा। अब एक बात बताओ, कैथेटर अगर चला गया तो उसको तो लाना भी जरूरी है ना, उसको क्या करना है दोस्तों, उसको मतलब हटाना भी जरूरी है, उसको रिमूव करना भी जरूरी है। अब इसके प्रिवेंशन में आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने कहा इतना ज्यादा बनता नहीं है, बट फिर भी चलो याद देखो, क्योंकि हमें बनता है नहीं बनता वो नहीं कर सकते। हमें एग्जाम में क्या करने होते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो प्रिवेंशन में भाई क्या लिखोगे, भाई अच्छे से हटाओ, रिमूव प्रॉपरली, ठीक है, कैनुला को हटा रहे हो तो अच्छे से हटाओ और अच्छे से लगाओ, रिमूव प्रॉपरली, ठीक है, अच्छे से हटा दो दोस्तों। और जब भी आप क्या करो, उसको हटा रहे हो ना, तो उसके बाद कैनुला को चेक करो कि भाई वो पूरी टिप तो है ना, ठीक है, बस इंस्पेक्ट व्हेन रिमूव। ये आपको जरूरी है चेक करना, क्योंकि मैंने पता ही नहीं लगा, आपने तो निकाल लिया, पेशेंट को तो बेचारे को पता नहीं लगेगा, और बाद में ये चीज क्या होगी दोस्तों पता लगेगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर हर चीज इंपॉर्टेंट है, भाई पूरी ये वाला जो आज का जो क्लास है ना सच में इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं इसलिए हर जगह इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि दोस्तों वो जो कैनुला की जो टिप है, ठीक है, कैथेटर जो है वो और आगे नहीं जाए, तो हम उसको बांधने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे, जहां पे हमने जो आईवी साइड जो लगा रखी थी उससे जस्ट आगे की तरफ, तो हम क्या करते हैं, टोर्निक्यूट प्लेस करते हैं। तो प्लेस ए, तो हम एक टोर्निक्यूट लगाएंगे, तो प्लेस ए टोर्निक्यूट, ठीक है, एक टोर्निक्यूट क्या करेंगे हम, प्लेस करेंगे। तो प्लेस ए टोर्निक्यूट बिल्कुल पास में, वेरी नियर, ठीक है, वेरी नियर, बहुत पास में, या प्रोक्सिमल भी लिखा हो सकता है, वेरी नियर या प्रोक्सिमल टू आईवी साइट। आईवी साइट की बिल्कुल क्या लगाएंगे दोस्तों, पास में लगाएंगे, ताकि वो और आगे नहीं जाए। फिर क्या करेंगे, एससीपी को लेके आएंगे, तो एससीपी को लाओ वहां, ऐसे लिखो यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, एससीपी को लाओ वहां, मतलब नोटिफाई द एससीपी, ठीक है, नोटिफाई द एससीपी। एससीपी को लाओगे तो एससीपी क्या करोगे दोस्तों, नोटिफाई करोगे। अब आपको भाई उसका हो सकता है कि पता नहीं भाई निकालते टाइम कहाँ गिर गई हो, पता नहीं चला हो सकता है कि पेशेंट के अंदर हो ही नहीं है। अब जब पेशेंट के अंदर है ही नहीं या है तो उसको पता लगाना है, लगाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे। हमें पता है कि एससीपी आते ही बोलेगा एक्सरे करवाओ, तो हम एक्सरे खुद तो करवा नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिपेयर द पेशेंट, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर एक्सरे। एक्सरे नहीं लिखवाएगा ना दोस्तों, तो क्या लिखवाएगा, सीटी स्कैन लिखवाएगा, और सीटी स्कैन नहीं लिखवाएगा तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी लिखवा सकता है। कहीं आप सोचो सर एक्सरे तो आया ही नहीं, ये मत कह देना कि एक्सरे तो सर आया नहीं। अब उसको भाई एक्सरे के अंदर आ गया मान लो, तो उसको बाहर निकाला जाएगा, तो फिर प्रिपेयर फॉर सर्जरी। हम क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, सर्जरी के लिए। तो प्रिपेयर फॉर सर्जरी, हम क्लाइंट को सर्जरी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रिपेयर करेंगे। भाई सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना भी जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका कैथेटर एम्बोलिज्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज हीमेटोमा पढ़ते हैं, है ना, हीमेटोमा। भाई हीमेटोमा का मतलब ब्लड, ब्लड का क्या होना दोस्तों, कलेक्शन होना, किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर। जहां पर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा था वो इन्फिल्ट्रेशन था, और यहाँ पर ब्लड का कलेक्शन होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, हीमेटोमा कहलाएगा। तो सिंपल से लिख लो बस, कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन टिश्यूज, कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन टिश्यूज। हमारा पहला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी ये, लेकिन ऐसे थोड़ी एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, कितनी चीजें पढ़ रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो ब्लड है दोस्तों उसका कलेक्शन होना ही टिश्यूज के अंदर क्या कहलाता है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं ब्लड का कलेक्शन, फिशिंग कर रहे हो आप, मतलब बार बार कैनुला को बाहर निकाल रहे हो, अंदर लगा रहे हो, लग नहीं रहा, और वेन का जो पूरा का जो मेडिकेशन तो छोड़ो गई, मेडिकेशन चलाते टाइम वो तो हो रहा है इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि वो मेडिकेशन जा रही है। लेकिन आप क्या करो दोस्तों, अभी सिर्फ कैनुला ही लगा रहे हो, और कैनुला लगाते समय ही आप क्या कर रहे हो दोस्तों, उसने वेन को आपने खतरनाक रूप से क्या कर दिया, पंचर कर दिया, इधर उधर इधर उधर सब कहीं कर दिया, कि मैं तो लगा के छोड़ूंगा, टाइम ले रहे हो, ठीक है। उसको फिशिंग बोलते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर करना बार बार,
उससे क्या होगी, वेन रैप्चर होगी। वेन रैप्चर होगी तो वेन का ब्लड बाहर आएगा। मेडिकेशन कहां से आएगी एक बात बताओ, आप कैनुला लगा रहे तो मेडिकेशन तो भी दे ही नहीं रहे ना, तो क्या बाहर आएगा, ब्लड बाहर आएगा। वो ब्लड जो है दोस्तों वो अब आसपास क्या होगा, कलेक्ट होगा। तो उस ब्लड के कलेक्ट होने के कारण जो कंडीशन देखने को मिलेगी दोस्तों, वो क्या देखने को मिलेगी आपको, हीमेटोमा देखने को मिलेगी। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, हीमेटोमा की कंडीशन क्या होती है, देखने को मिलती है। तो हीमेटोमा कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड जो है वो कलेक्ट हो रहा है कैनुला लगाते समय। तो कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन टिश्यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कैनुला लगाया सही तरह से, वो लगा नहीं। तो कैनुला क्या था दोस्तों, कोजेज में क्या आएगा भाई, कैनुला सही से नहीं लगाया आपने। और ओल्ड एज के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर जो काम करते हैं वो देखते हैं, ओल्ड एज के अंदर तो अगर आपने थोड़ी भी फिशिंग कर दी ना, वो इतनी जल्दी से फूल जाता है, वो बहुत ज्यादा वेन जो है ना दोस्तों, उससे ब्लड बाहर आ जाता है। ओल्ड एज के अंदर तो इतनी वीक वेन हो जाती है वो कि वो कहेगा ये क्या कर दिया बेटा, ये क्या कर दिया। और कोई थोड़ा सा गुस्से वाला हुआ तो धमका भी देगा कि भाई तेरे ना हो, कोई बड़ा ना बुला ले भाई, दूसरे ने बुला ले, तेरे से ना हो पाएगा, ठीक है, दूसरे को बुला ले भाई। तो अनसक्सेसफुल वेनी पंक्चर, और उस समय इतनी बेइज्जती फील होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और हो सकता है कि आप ही सबसे ज्यादा सीनियर हो वहां पर, आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो लेकिन होगा ये आपके, अब जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे ना तो ये आपके साथ बहुत बार होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता लगता है कि आपको आदत पड़ जाती है बाद में, तो कि यार होता है ऐसा, चलो कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अनसक्सेसफुल वेनी पंक्चर हुआ तो जो ब्लड है दोस्तों वो कंटिन्यू क्या होगा, वेन से बाहर निकलेगा और टिश्यूज के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो ब्लड कंटिन्यूअस यूज होता है वहां से। या फिर दोस्तों कई बार ओल्ड एज के अंदर भी देखने को मिलता है, जैसे हम कैनुला आउट करते हैं ना, उस समय वो अच्छे से उसको प्रेस नहीं करता। तो प्रेस नहीं करने के कारण अब मान लो कि जो वेन है दोस्तों उसमें से तो आपने कैनुला को आउट किया है ना, तो यहाँ का जो ब्लड है ना यहाँ से बाहर जाएगा, क्योंकि कैनुला को आपने आउट कर लिया। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, हीमेटोमा देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर मेडिकेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी मेडिकेशन नहीं है, यहाँ पर सीधा ब्लड आ रहा है। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ कैनुला भी हो सकता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ कैनुला या आईवी लाइन। तो आईवी लाइन के रिमूवल के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके देखते हैं सिम्टम्स। इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं अब। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, स्वेलिंग आएगी, क्योंकि ब्लड है बाहर आएगा, और ब्लड बाहर आएगा तो क्या आएगी दोस्तों, स्वेलिंग होगी। तो SWEL क्या होगा, स्वेल होगा। स्वेल होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग आएगी। भाई ब्लड बाहर आएगा तो ब्लड कलेक्ट होगा, वो ब्लड कलेक्ट होगा तो क्या दिखाई देगा वहां पे, स्वेलिंग दिखाई देगी, तो स्वेलिंग दिखाई देगी। ब्लड का कलर कैसा होता है दोस्तों, रेड, तो वहां पर क्या होगा, टिश्यू में आपको रेडनेस दिखाई देगी, क्या बोलेंगे, एकाइमोसिस, रेडनेस दिखाई देती है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, वहां पर क्या फॉर्मेशन, एक तो देखो जो ब्लड है ना उसका जिस जगह पे कैनुला लगाया है वहां से ब्लड बाहर आते हुए दिखाई देगा, तो लीकेज ऑफ द ब्लड एट वेनिपंक्चर साइट। तो एक तो दिखाई देगा आपको लीकेज, लीकेज ऑफ ब्लड एट वेनिपंक्चर साइट, एट वेनिपंक्चर साइट। और एक क्या होगा दोस्तों, L4 दो है, ध्यान रखना, ठीक है, SW होएगा, ELL कर लो आप इसको ना, SWELL ही कर लो। एक वहां पर लंप बन जाता है जो कि क्या कोज करता है, पेन कोज करता है, तो लंप फॉर्मेशन भी हो जाता है वहां पे, ठीक है। वो कलेक्ट ब्लड जो कलेक्टेड है वो दिखाई देता है ना, वो लंप होता है, तो वो होता है, वो भी कैसा होता है दोस्तों, पेनफुल होता है, पेन। तो कैनुला को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, उसके कारण क्या आएगी, स्वेलिंग, हीमेटोमा होगा, टोमा। तो ये ट्रिक भी याद रख लेना, सारी ट्रिक को एक जगह लिखना तभी आपको याद रहेंगी, नहीं तो ट्रिक बोलोगे फिर आप लोग कहोगे सर इतनी ट्रिक बता दी, ठीक है। क्योंकि सारी ट्रिक को आप एक जगह लिखोगे ना तो ये सारी चीजें आपको क्या रहेंगी, दिमाग में रहेंगी, भाई इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी है। और हो सके तो सीक्वेंस में याद किया करो, वो आपको हमेशा क्या रहती है दोस्तों, याद रहती है सीक्वेंस की चीजें, ठीक है। ये देखो अभी हीमेटोमा ये रहा आपका, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सर ये तो फेल्बाइटिस की कंडीशन दिखाई दे रही है। ये तो क्या कैनुला है ना, लगा हुआ है इसके, और कई काफी टाइम तक लगा हुआ कैनुला रहता है ना, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, रेडनेस और ये सब आ जाती है। तो ये है फेल्बाइटिस, अभी मैं आपको हीमेटोमा भी दिखाऊंगा, रुक जाओ, ये फेल्बाइटिस की कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो फेल्बाइटिस में क्या होगा, L4 लाल होगा, देखो, H4 हीट होगा, भाई हीट तो यहां दिखाई नहीं देगी ना। अब ये मत कह देना सर यहाँ पर फेल्बाइटिस कहां से आ गया, ये इमेज आ गई तब मैं बता रहा हूँ, कहीं सोचोगे सर फेल्बाइटिस तो पीछे गया, तो वो मत समझना, ठीक है। H4 यहाँ पर हीट, L4 क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर लाल हो गया, ठीक है। और एक क्या देखने को मिलती है, टेंडरनेस। तो ये वाले जो कैनुला है ना लगा हुआ है उसके कारण हो रहा है ना, तो उसके आसपास हो रहा है,
ये हटाने के बाद थोड़ी हो रहा है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। तो ये क्या कंडीशन है दोस्तों, आपकी फेल्वाइटिस की कंडीशन दिखाई दे रही है। वो भी एक इमेज थी तो सही यार, एक बार देखता हूँ मेरे पास है क्या। हाँ ये है, दिस इज द हीमेटोमा, ये हीमेटोमा है दोस्तों, दिस इज हीमेटोमा। ये कंडीशन हीमेटोमा की, देखो ये दिख रहा है रेडनेस हो रखा है पूरा, तो ये कंडीशन एकाइमोसिस है, ये दिस इज एकाइमोसिस, ठीक है। इतना ज्यादा इसमें डिटेल में दिख नहीं रहा है कि आप आपके दिमाग में मुझे पता है कि ये आ रहा होगा सर बाकी के सिम्टम तो इसमें आपको आप दिखाई नहीं दे रहे, हमारे स्वेलिंग है, ठीक है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, लीकेज है, लंप है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बस समझाने की कोशिश की है कि एकाइमोसिस कैसा होता है। तो इस प्रकार का क्या होता है दोस्तों, एकाइमोसिस दिखाई देता है, ये वाला, ठीक है, रेडनेस दिखाई देती है, तो ये क्या है, एकाइमोसिस। तो ये कंडीशन क्या है दोस्तों, हीमेटोमा की कंडीशन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन, भाई इसको प्रिवेंट कैसे करोगे आप। देखो सबसे बड़ी गलती तो दोस्तों, एक तो क्या करते हो आप, कैनुला लगाया नहीं लगा, जबकि जब क्या कर देते हो दोबारा से उसी जगह पे बांध देते हो, तो प्रेशर पड़ेगा, बैक प्रेशर होगा, बैक प्रेशर होगा तो जो वेन का जो ब्लड है वो बाहर आएगा। तो कभी भी जैसे एक बार कैनुला आउट हो गया तो वापस से टोर्निकेट वहां पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब दूसरी हाथ लो, दूसरी साइड लो, दूसरी जगह लो, ऐसे नहीं कि यहाँ करके फिर यहाँ करके सर साइड चेंज कर ली, वो नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मान लो टोर्निकेट बांध रहे हो दोस्तों, तो साइड तो वही है ना, वो वेन तो उधर से सारी कंप्रेस हो रही है, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, हीमेटोमा की डेवलपमेंट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, टोर्निक्यूट। जैसे आपने अनसक्सेसफुल वेनिपंक्चर किया उसके बाद कभी भी टोर्निक्यूट अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो डोंट अप्लाई टोर्निक्यूट, ठीक है, डोंट अप्लाई टोर्निक्यूट जस्ट आफ्टर अनसक्सेसफुल वेनिपंक्चर। देखो सिंपल सी बात है, मान लो कोई वेन को आपने पंचर कर दिया, पंचर करने के बाद पहले भी वो पंचर हो चुकी है, फिर आपने वापस उसमें टोर्निक्यूट बांध दिया। अब टोर्निक्यूट के कारण ब्लड क्या होगा, और ज्यादा प्रेशर बनेगा वेन के अंदर, क्योंकि ब्लड को आगे जाना है, लेकिन आपने टोर्निक्यूट बांध रखा है, और ज्यादा प्रेशर बनेगा तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा, तो वो जो जहां पर आपने नीडल दी थी उस जगह से क्या आएगा दोस्तों, बाहर आएगा। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हीमेटोमा होगा। इसलिए कभी भी टोर्निक्यूट को जस्ट उसके बाद में क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आप पेशेंट को क्या कहोगे, भाई जैसे कैनुला आउट किया ना, तो ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ दिया तो प्रेशर नहीं लगाया। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर लगाना बहुत जरूरी होता है, तो आपने अगर प्रेशर नहीं लगाया ना तो उसके कारण भी होगा। तो जैसे ही आप डिसकंटिन्यू करोगे आईवी फ्लूइड थेरेपी को, तो पेशेंट को कहोगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप क्या करोगे, प्रेशर लगा के रखोगे, और इसके अलावा जो एक्सट्रीमिटी है उसको क्या करते हैं, एलिवेट करवाओगे, ठीक है, एलिवेट करवाओगे, ऊपर करवाओगे कि भाई, ताकि जो वेन का जो प्रेशर है ना दोस्तों वो ज्यादा नहीं बन पाए। तो इसलिए लिख लो इसमें कि आफ्टर रिमूवल ऑफ कैनुला अप्लाई प्रेशर फॉर 2 to 3 मिनट। अब जिसके अंदर मान लो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसके अंदर ज्यादा करेंगे, कहीं आपको सबके लिए 2 to 3 मिनट ही है क्या, जिसके मान लो ब्लड क्लोटिंग टाइम लेता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा देर करेंगे। एंड एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, ठीक है, एक्सट्रीमिटी को क्या करोगे, एलिवेट करोगे, तो एलिवेट द एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। इसके बाद दोस्तों इसके मैनेजमेंट देखते हैं हम, ठीक है, मैनेजमेंट क्या करोगे आप बताओ। अगर किसी पेशेंट को हीमेटोमा होगा तो आप लोग क्या करना चाहोगे, भाई इसमें ज्यादा चीज नहीं कर सकते हम, तो वही है जो आपको प्रिवेंशन में बताया है, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी को क्या करोगे, एलिवेट करोगे और प्रेशर अप्लाई रखोगे बस, एंड अप्लाई प्रेशर, ठीक है, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी और प्रेशर को क्या करोगे दोस्तों, अप्लाई करोगे, ठीक है। ये मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। कुछ ये छोटे मोटे सर्कुलेटरी ओवरलोड है, ये आप जब जो सिम्टम्स पढ़ते हो, जैसे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का, तो लगभग वही आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे कि सर मुझे वो भी करवाओ, तो एक बार मुझे आप कमेंट कर देना, मैं वो भी करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ, अगर मतलब आपको अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक कमेंट जरूर करना आप, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊं कि आपको समझ में आ जाए।
तो आपको ट्रिक सही लग रही है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको पता है कि कॉपी भी नहीं होगा ये, ऐसा भी नहीं है कि कहीं से मैंने कॉपी करके बनाया दोस्तों, खुद ही मैं ऐसी ट्रिक्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए ही बैठकर। तो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर एक कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, या फिर आपको खुद को भी इससे भी अच्छी ट्रिक आती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि सर ये ट्रिक, इसकी ये ट्रिक होती है, इससे भी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जिनको अच्छा लगेगा वो बढ़िया होगा। चलो क्वेश्चन यही था भाई, कोई क्लाइंट है उसका आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन हो रहा था, वो इन्फिल्ट्रेट हो गया, तो क्या कॉज होगा। पहला दे रखा है एक्सेसिव हाइट ऑफ द आईवी बैग, कि आईवी बैग की जो हाइट है ना दोस्तों वो क्या हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, उसके कारण होगा। अरे भाई एक्सेसिव हाइट होने के कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे जो फ्लो रेट है ना वो ग्रेविटी मिलती है, तो ग्रेविटी के कारण जो फ्लो रेट जो होता है ना दोस्तों वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नहीं कि इसके कारण इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज हो सकती है, फ्लो रेट क्या हो सकती है दोस्तों, इंक्रीज हो सकती है। तो जितना फ्लूइड देना चाह रहे हैं उससे ज्यादा फ्लूइड दोगे तो सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के यहाँ पर क्या होते हैं, चांसेज होते हैं। एक देखा दोस्तों फेलियर टू सिक्योर द कैथेटर एडिक्वेटली, ठीक है, कि आपने कैथेटर को सही तरह से नहीं किया, सही बात है, अगर नहीं किया तो कैनुला आउट होगा, कैनुला आउट होगा तो ये होगा, यही इसका आंसर है। थर्ड के देखा कंटामिनेशन ड्यूरिंग द कैथेटर इंसरेशन, अरे भाई कंटामिनेशन अगर हो रहा है इंसरेशन तो इन्फेक्शन कोज करेगा ना, ये तो फेल्बाइटिस कोज कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है ना। कि ये इन्फ्यूजन ऑफ ए केमिकली इरिटेटिंग मेडिकेशन, भाई केमिकली इरिटेटिंग जो मेडिकेशन है ना दोस्तों उसके लगाने के कारण, तो उसके कारण क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था फेल्बाइटिस हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकता है, फेल्बाइटिस। आपने एक चीज और सुनी होगी दोस्तों, एक्स्ट्रा वेजेशन, इनफिल्ट्रेशन में और एक्स्ट्रा वेजेशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर नॉन इरिटेटिंग मेडिकेशन है ना, या फ्लूइड है, नॉन इरिटेटिंग फ्लूइड है मान लो, और वो बाहर आया और वो टिश्यूज के अंदर कलेक्ट हुआ है तो उसके कारण इनफिल्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर इरिटेटिंग है तो वो टिश्यू नेक्रोसिस तक भी कोज करवा सकता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा वेजेशन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा वेजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब इसको लिख लो एक बार। लिखो, अगर कैनुला या कैथेटर आईवी डिवाइस, कुछ भी लिखा हुआ सकता है, को सही से सिक्योर नहीं किया गया, सिक्योर नहीं किया गया, तो यह इनफिल्ट्रेशन कोज कर सकता है, तो यह इनफिल्ट्रेशन कोज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इमेज वो दे रखी है ना ये, चलो मैं लेके आया हूं तो इसमें थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये इमेज देखो, देखो ये इनफिल्ट्रेशन को दिखा रहा है। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे मान लो जो कैनुला है वो लगा हुआ है और वो आउट हो जाए, अपनी जगह से डिसलॉज हो जाए, तो उसके कारण सराउंडिंग जो टिश्यूज है दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इसके कारण फ्लूइड लीक हो सकता है, पेलर हो सकता है, कूलनेस हो सकता है और एडिमा देखने को मिल सकती है। ठीक है, बस वही इमेज है, कुछ ज्यादा नहीं कह रखा। ये क्वेश्चन तो आप ही लोग बताओगे भाई, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से आपको समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेटर्स दैट ए नर्स शुड आइडेंटिफाई व्हेन आईवी हैज इनफिल्टर्ड। इनफिल्ट्रेशन के दोस्तों आपको साइन बताने हैं। अब भाई इनफिल्ट्रेशन के साइन तो मैंने आपको इतने अच्छे से समझाए हैं दोस्तों, कम से कम ये तो बता ही दो आप यार, कमेंट करो। तो इनफिल्ट्रेशन के साइन याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अंदर जाओ तो तेजी से जाओ, पेस्ट स्पीड से जाना है आपको, तेजी से। तो P4 क्या होता है, पेन होता है, और साथ में क्या होता है दोस्तों, पेलर होता है। C4 क्या होता है दोस्तों, कूलनेस देखने को मिलती है। E4 तो शायद सबको ही पता होगा, एडिमा। और D4 क्या होता है दोस्तों, जो फ्लो रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज फ्लो रेट। ठीक है, यही मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो देख लो इसमें कहाँ है ये सब चीजें। पहला है हीट, हीट नहीं होता है यहाँ पे, क्या होता है, कूलनेस देखने को मिलता है। ठीक है, हीट देखने को नहीं मिलता है। हीट किस में देखने को मिलता है, हीट किस में देखने को, फेल्बाइटिस में एच आता है हीट, तो फेल्बाइटिस में देखने को मिलता है ये, फेल्बाइटिस। यहाँ तो कोल्ड देखने को मिलता है, कूलनेस देखने को मिलती है, कूलनेस। ठीक है, कूलनेस।
कूलनेस देखने को मिलती है। पेलर देखने को मिलता है, हाँ जी पेलर देखने को मिलता है। एडिमा देखने को मिलती है, हाँ जी देखने को मिलती है। डिक्रीज फ्लो रेट देखने को मिलता है, हाँ जी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये देखने को मिलता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अरे भाई इंक्रीज ब्लड प्रेशर क्यों होगा, ये आता ही नहीं है इसके अंदर। इंक्रीज ब्लड प्रेशर सर्कुलेटरी ओवरलोड में दिखाई देता है, ध्यान रखना। सर्कुलेटरी, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा होगा तो बीपी भी ज्यादा होगा ना। अब मेरा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों से, सब मुझे बताओगे, सब कमेंट करोगे, ध्यान रखना सब कमेंट करोगे, हर एक बच्चा कमेंट करना प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से है ना। अरे आपका टीचर आपको प्लीज बोल देता है फिर भी आप आंसर नहीं देते हो, कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया करो यार। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस मुझे ये बताना है कि कौन कौन से आईवी फ्लूइड के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनमें हाइपोटेंशन, पीछे देखना मत, बस पीछे देख के जो बताएगा ना वो गया काम से, ऐसे मान लो। ठीक है, पीछे देख के बताएगा, उसका नोट सेट का पेपर खराब ना हो जाए, ये ध्यान रखना, टीचर की बददुआ लग जाएगी। कभी भी टीचर बददुआ देते नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। हाइपोटेंशन जो है ना दोस्तों, बताओ कि हाइपोटेंशन किस किस कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेरा आज का क्वेश्चन है कि आईवी फ्लूइड कॉम्प्लिकेशन या आईवी थेरेपी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें कौन कौन से आईवी थेरेपी कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग एन आईवी इन्फ्यूजन। एक क्लाइंट को हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट इफ द आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट्स। अगर दोस्तों इनफिल्ट्रेट्स हो गया ना तो नर्स क्या क्या काम करेगी, आपको बस मुझे ये बताना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई दोस्तों, हम सबसे पहला काम यही करेंगे, हम डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा इन्फ्यूजन जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा दोस्तों, और ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है ना। सारा ही दिखा देता हूं, रुको। ये लो, पूरा ही मैनेजमेंट दिखा देता हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम दोस्तों, रिमूव करेंगे। ठीक है, आईवी लाइन को मतलब डिसकंटिन्यू करना, रिमूव करना एक ही बात हो गई ना भाई। इन्फ्यूजन को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम, जो आईवी लाइन दोस्तों उसको क्या करेंगे हम, रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सट्रीमिटी है उसको क्या करेंगे दोस्तों, एलिवेट करेंगे और अप्लाई करेंगे कंप्रेस अकॉर्डिंग टू एससीपी। तो अगर मान लो यहां पर अगर ऐसे पूछे एससीपी कहां आएगा तो आप यहां पे लिखोगे उसको एससीपी को ना, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, बट मैं बता रहा हूं कि एससीपी को नोटिफाई करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे कंप्रेस या जो भी वार्म जो कूल है, जो जिसकी मेडिकेशन के अकॉर्डिंग जो जरूरत पड़ती है वो हम करेंगे। तो 3 काम करते हैं, हटाते हैं, एलिवेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, एससीपी को इन्फॉर्म करके जो वार्म और कूल जो भी कंप्रेस है दोस्तों उसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। इसका मैंने वो नहीं लिखा है ना आपको, हिंदी वाला, तो लिख लो, हिंदी वाला लिख लो इसके अंदर कि इनफिल्ट्रेशन में लिखो, इनफिल्ट्रेशन में निम्न साइन देखने को मिलते हैं, निम्न साइंस देखने को मिलते हैं। पी ए सी ई और टी लिख लेना भाई, खुद ही लिख लेना आप। ठीक है, ये मैं नहीं लिखाऊंगा आपको क्योंकि इतनी बार लिखा दिया, अब आप खुद भी लिख सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को भी लिख लो, लिखो, देखो इनफिल्ट्रेशन होने पर, इनफिल्ट्रेशन होने पर सबसे पहले आईवी लाइन को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। आईवी लाइन को डिसकंटिन्यू, अगर कैनुला दे रखा है तो कैनुला को आउट करेंगे, डिसकंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, notify the SCP and use warm or cool compress as ordered।
जो वार्म और कूल कंप्रेसर जैसे भी हमें ऑर्डर किए गए हैं हम उस प्रकार से उसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट इज टू रिसीव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, 2000 ml जो फ्लूइड है ना दोस्तों एक क्लाइंट को देना है कितने घंटे में, 12 घंटे के अंदर। तो रेट क्या रखोगे? इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है पूरी किताब के अंदर भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 2000 ml देना है, 12 घंटे में देना है, इसमें करोगे क्या? और पूछ भी क्या रहा है, मिनट में भी नहीं पूछ रहा भाई, हावर में पूछ रहा बंदा कि 1 घंटे के अंदर कितने ml फ्लूइड दोगे। भाई 12 घंटे में 2000 ml देना है, तो इसमें कोई कुछ भी नहीं करना भाई इस क्वेश्चन में। तो 2000 ml है और 12 घंटे में देना, तो 1 घंटे में क्या आएगा, 2000 बटे में 12 आ जाएगा। बस निकाल लेना, इसका जितना भी आंसर आए वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। निकालो। मैं यहां जरूर गड़बड़ कर सकता हूं मैथ में, बाकी तो कोई गड़बड़ होगी नहीं। ठीक है, तो 2000 ml है तो 12 के हिसाब से आप इसको निकालोगे भाई कितना दोगे। देखो तो 12 एकम 12, बचा कितना दोस्तों 8, तालिए 0, 12 पंच 60, 12 छक्की 72, बचे कितने फिर 8, फिर उतार लिया 0, तो 12 छक्की 72। तो लगभग कितना हो गया दोस्तों, ये 166 ml हो गया लगभग। ठीक है, लगभग आपका कितना हो गया 166 ml, पॉइंट में निकालोगे तो भी आ जाएगा। तो लगभग आप 166 जो ml है ना दोस्तों वो फ्लूइड आप क्या करोगे इसके अंदर दोगे। पॉइंट में भी निकाल लेना अगर निकालना चाहो तो। बस इससे सिंपल तो क्या क्वेश्चन होगा, आपको लगता है कि कोई इससे सिंपल क्वेश्चन होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है, अब नहीं बताऊंगा बार बार, आपको इतना तो आना चाहिए ना। ये क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार आपको करवाया है, ध्यान रखना। एक क्लाइंट विद हाइपोकैलेमिया, एक क्लाइंट दोस्तों हाइपोकैलेमिया की इज प्लेस्ड इन कार्डियक मॉनिटर टू इवैल्यूएट द कार्डियक एक्टिविटी ड्यूरिंग आईवी पोटेशियम रिप्लेसमेंट। जब हम किसी भी क्लाइंट को दोस्तों क्या देते हैं, पोटेशियम देते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था ये चीज, जिस भी बच्चे को याद होगा कि जब भी हम पोटेशियम देंगे ना, तो पोटेशियम की जो नॉर्मल जो रेट है वो रखी जाती है 5 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर। ये रेट नॉर्मल रेट रखी जाती है। लेकिन अगर जो रेट है दोस्तों 10 से और 20 रखी जाए तो उस दौरान कार्डियक मॉनिटरिंग जरूरी है। ठीक है, चेस्ट लीड लगाएंगे ईसीजी की और कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और अगर 20 से ज्यादा के लिए कोई पूछे तो कभी मत देना, उसको कह देना मैं नहीं दूंगा भाई, 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से ज्यादा हम कभी भी पोटेशियम नहीं देंगे। तो ये स्पीड रखी जाती है। तो ये इस क्वेश्चन में बता रहा है, ये किस पेशेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हाइपोकैलेमिया था, हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए क्या दे रहे हैं दोस्तों, हम पोटेशियम दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि बिफोर स्टार्टिंग द पोटेशियम इन्फ्यूजन व्हाट कार्डियक चेंज इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन ऑब्जर्विंग द मॉनिटर। बताओ भाई, हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ये बताने हैं आपको मुझे। हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो ईसीजी के अंदर हाइपोकैलेमिया में जो चेंज होते हैं वो होते हैं 3 एस टी और यू। एस फॉर एस टी सेगमेंट का क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइपरकैलेमिया के अंदर हाइपर मतलब ज्यादा, तो टी वेव ऊपर जाएगी, टोल टी वेव होगी। और यहां पर हाइपो के अंदर क्या होगी, क्या तो वो फ्लैट हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी और नीचे चली जाएगी तो इन्वर्टेड हो जाएगी। तो जो टी वेव है ना वो फ्लैट होगी या क्या होगी दोस्तों, इन्वर्टेड होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यू। तो प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भाई लोअरिंग द टी वेव वही है ना, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, लोअर की तरफ जा रही है, क्या तो फ्लैट हो रही है और नीचे मतलब इन्वर्टेड हो रही है, तो वही होगा। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअरिंग द टी वेव। एलिवेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट नहीं होता है इसके अंदर, डिप्रेशन होता है। शॉर्टनिंग ऑफ द क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों वो भी नहीं देखने को मिलता, और इंक्रीज डिफ्लेक्शन ऑफ द क्यू वेव है वो भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोअरिंग द टी वेव। ठीक है, टी वेव क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। तो लिख लो, लिख लो ये तीनों लिख लो। हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोकैलेमिया में, सॉरी यार कैल्सीमिया बोल दिया, हाइपोकैलेमिया में निम्न या अबोव लिख लो इधर तो, क्योंकि मैंने तो आप निम्न लिख लेना नीचे करके। अबोव ईसीजी चेंजेस दिखाई देते हैं, ईसीजी चेंजेज, अबोव ईसीजी चेंजेज दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो ईसीजी चेंजेस दिखाई देते हैं,
अब आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे से आप लोगों के लिए। आपको मुझे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया बताना है आप लोगों को, मुझे हाइपर कैलेमिया। ठीक है, 3 ट्रीटमेंट बतानी है कि 3 चीजें क्या क्या कर सकते हो आप हाइपर कैलेमिया के ट्रीटमेंट। ये मेरे आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक सिंपल सा पूछा था मैंने कल की क्लास में कि भाई एस्पिरिन क्या होती है, तो एनएसएडी होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है, पिछली क्लासेस में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इनएडवर्टेंटली, ठीक है, इनएडवर्टेंटली मतलब कि जानबूझकर नहीं। इनएडवर्टेंटली मतलब क्या हुआ दोस्तों, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर नहीं किया हुआ, तो वो चीजें क्या कहलाती है, इनएडवर्टेंटली कहलाती है। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई एक नर्स है, इनएडवर्टेंटली क्या करती है, अलाउज करती है आईवी सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम टू इन्फ्यूज टू रैपिडली। गलती से है ना, आपने पोटेशियम क्या दे दिया दोस्तों, तेजी से दे दिया किसी भी क्लाइंट को, गलती से दिया है उसने, जानबूझकर नहीं दिया। ठीक है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब इंसुलिन एडेड टू ए 10% डेक्सट्रोज इन वाटर सॉल्यूशन। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना दोस्तों, वो क्या प्रोवाइड करता है, इंसुलिन प्रोवाइड करता है, साथ में क्या देता है, 10% डेक्सट्रोज देता है इन वाटर सॉल्यूशन। व्हाट इज द रेशनल फॉर दिस ऑर्डर, क्या कारण था कि उसने इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज दिया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको करवा रखा है भाई, बहुत अच्छे से करवा रखा है कि वो पोटेशियम को क्या करना चाहते हैं दोस्तों, कम करना चाहते हैं। पोटेशियम को कम भाई हाई टू रैपिडली दिया है, तो उस पेशेंट को हाइपर कैलेमिया है, और हाइपर कैलेमिया को हम कम करना चाहते हैं, मतलब हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, हाइपोकैलेमिया करना चाहते हैं, पोटेशियम को कम करना चाहते हैं। अब अगर आपको पोटेशियम को कम करना है तो क्या करोगे दोस्तों, आप क्या दोगे, इंसुलिन दोगे। तो इंसुलिन क्या काम करता है दोस्तों, पोटेशियम को, जो पोटेशियम है दोस्तों उसको क्या करवाता है इंसुलिन, ब्लड से और सेल के अंदर क्या करवाता है दोस्तों, शिफ्ट करवाता है। क्या करवाता है, शिफ्ट करवाता है। जब मैंने आपको हाइपोकैलेमिया के कोज पढ़ाए थे ना, उसमें 2 कोज बताए थे आपको, आप याद करो आप जाके शिफ्टिंग में, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट जब हम देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, जब इंसुलिन देते हैं तो वो क्या काम करवाता है, पोटेशियम को मूव कर देता है सेल के अंदर। ठीक है, इंसुलिन क्या काम कर देता है, सेल के अंदर मूव कर देता है, यहां पर मूव हो जाती है। अब देखो मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, आज मैं दोबारा से बता रहा हूं कि भाई ग्लूकोज ज्यादा होने के कारण भी डायबिटीज मेलिटस में क्यों नुकसान होता है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लूकोज कहां नहीं पहुंच पाता दोस्तों, सेल तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं, और वो इंसुलिन जो है दोस्तों ग्लूकोज को भी लेके जाता है, साथ में पोटेशियम को भी लेके जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन हम यहाँ पर इसलिए भी दे रहे हैं, और डेक्सट्रोज 2 काम कर रहा है, तो शिफ्टिंग का काम भी कर रहा है। और एक क्या होगा दोस्तों कि भाई इंसुलिन देने के कारण शुगर का लेवल गिरेगा, उसको शुगर के लेवल को कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसको डेक्सट्रोज भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन तो है नहीं, तो यहाँ पर उसके पास शुगर तो इतना है नहीं, तो उस क्लाइंट के अंदर क्या होगा, सिंपल उसमें तो ये दे रखा है कि भाई नॉर्मल क्लाइंट ही है, कोई ऐसा क्लाइंट हमें नहीं दे रखा भाई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो उसका शुगर का लेवल गिर जाएगा, तो वहां पर इसलिए भी हमें डेक्सट्रोज देना क्या है, जरूरी है। तो हम क्यों देते हैं, ताकि जो पोटेशियम है ना वो मूव हो कहां पर, बॉडी सेल में, किसके साथ में, ग्लूकोज और इंसुलिन के साथ में। हम इसलिए क्या देते हैं दोस्तों, हम इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं। अब आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या है वो लिखो। तो आज का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मैंने आपको हाइपोकैलेमिया के साइन वो बताए थे आपको, कोजेज, उसमें मैंने आपको बताया था LESS। ठीक है, तो सारे बताओ मुझे, L क्या होता है, E क्या होता है, S क्या होता है और S क्या होता है। ठीक है, अब हम साथ में रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये सारे बताओगे आप मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आज का, इसको भी लिख लो, लिखो लिखो। हाइपर कैलेमिया के क्लाइंट को, हाइपर कैलेमिया के क्लाइंट को इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज दिया जाता है, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज दिया जाता है ताकि ब्लड का पोटेशियम इंसुलिन एंड ग्लूकोज के साथ, इंसुलिन एंड ग्लूकोज के साथ सेल्स में शिफ्ट हो जाए, सेल्स में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया, शिफ्टिंग होना होता है, क्योंकि जो पोटेशियम है वो मूव करता है ब्लड से, वहां पे कारण कौन है, इंसुलिन है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों कि क्या क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो जो टी वेव उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, लोअरिंग, यहाँ पर इसको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि किसी भी क्लाइंट को इन्फिल्ट्रेशन होता है, पहला काम क्या करोगे आप, डिसकंटिन्यू करोगे इन्फ्यूजन को, कैनुला को रिमूव करोगे। इसके बाद में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, तो पेस्ट देखने को मिलते हैं, तो ये सारे पेस्ट बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि भाई किसी भी क्लाइंट के अंदर इन्फिल्ट्रेशन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो आप इस प्रकार से, क्योंकि जो भी कैथेटर उसको आप एडिक्वेटली क्या करोगे, टेप लगाओगे, सिक्योर करोगे उसको अच्छी तरह से, एडेसिव टेप। इसके बाद दोस्तों की मैक्सिमम लेंथ, कोई भी फ्लूइड है वो कितनी देर तक इन्फ्यूज हो सकता है, 24 घंटे तक इन्फ्यूज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, जो ऑनकोटिक प्रेशर उसको मेंटेन करता है। इसके बाद दोस्तों जो एसाइटिस का जो क्लाइंट है, अगर हम उसको एल्ब्यूमिन दे रहे हैं तो उस दौरान हमें आईवी रेट को स्लो रखना चाहिए, और जो क्लाइंट है दोस्तों उसको क्या रखना चाहिए, फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि भाई किसी भी क्लाइंट को अगर मान लो ये पीएच दे रखी, तो एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन इसका जो कॉज होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस होता है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप एक कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।